हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई ने निकाली हुई है, तो इसके अभी हम कंप्लीट सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। ये आपके हाफ ईयरली की परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो या प्री बोर्ड परीक्षा हो, हर एग्जामिनेशंस में इसी पैटर्न पे और मे बी कि यहीं से क्वेश्चंस आएगा। तो इसकी तैयारी करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी तैयारी करके जाते हो तो ये आप मान के चलो कि आप 80 में 80 बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का एग्जैक्ट पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन का पैटर्न एग्जैक्ट पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं, देन फिर आगे अदर सेक्शंस के भी क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो रीडिंग स्किल से 2 पैसेजेस दिए हुए रहेंगे 10-10 मार्क्स के, जिसमें से यहाँ पे ये पहला पैसेजेस दिया गया है। और हाँ, अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन चाहिए होंगे, जैसे मैथमेटिक्स का, साइंस का या सोशल साइंस का, तो इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जाके आप समझ सकते हो। तो चलिए पहले हम पैसेजेस को समझते हैं। देखो, पैसेजेस के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक ट्रिक याद रखना कि पैसेज को करने के लिए सबसे पहले आपको कम से कम जो भी पैसेज दिया हुआ हो उसका कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ को बढ़िया से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा का पूरा पैसेज में जितने पैराग्राफ दिए हैं सारे पैराग्राफ को पढ़ लो, कम से कम 1 से 2 पैराग्राफ को पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद ही क्वेश्चंस को पढ़ना, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस को करने का कोशिश करूँगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग पोइट्री, यानी कि पोइट्री पढ़ना, ये ऑथर मतलब क्या डिस्क्राइब करना चाहता है पोइट्री पढ़ने को लेकर, तो अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या आंसर है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि हमने पैसेज नहीं पढ़ा। देखो, अभी आप 7-8 क्लास या 9 क्लास में नहीं हो कि आप पैसेज पढ़ोगे और पैसेज में ही आंसर्स मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जब आपको पैसेज को समझना पड़ेगा तभी आप पैसेज के आंसर्स को कर सकते हो। तो आपको पैसेज को बड़ा बढ़िया से समझना होगा। तो जो पैसेज में आप देख रहे हो कि बहुत सारे इसमें हार्ड वर्ड हैं, बहुत सारे हार्ड वर्ड हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको आसान करने के लिए हिंदी मीनिंग भी ऊपर में लिख दिया है सारे हार्ड वर्ड के ऊपर में, जिससे कि आपको पैसेज समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं और आंसर्स को भी समझेंगे। दिया गया है, एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग पोइट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड। एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए पोइट्री पढ़ना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकती है। रोलर कोस्टर राइड का मतलब होता है, जैसे आप जो मेला में झूला झूलते हो तो उसको बोला गया है रोलर कोस्टर राइड। अब रोलर कोस्टर राइड, पोइट्री पढ़ना, ये दोनों इक्वल क्यों बोला गया है, इसके जैसा ही क्यों बोला गया है? क्योंकि जो मेला में आप झूला झूलते हो तो देखते हो कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो बड़ा मज़ा आता है, सुकून महसूस होता है, लेकिन वहीं जब आप नीचे की ओर जाते हो तो डर लगता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो पोइट्री पढ़ना भी कुछ ऐसा ही होता है। कुछ पोइट्री ईजी होते हैं तो मज़ा आता है पढ़ने में, कुछ पोइट्री हार्ड होता है तो हमें चिढ़ होता है, हमें मज़ा नहीं आता है, बस वही है। ठीक है, हमें समझ नहीं आता है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है। तो इस वजह से पोइट्री पढ़ना को एक रोलर कोस्टर राइड की तरह यहाँ पे जो ऑथर है उसने इस पैसेज के जरिए बताया हुआ है। आगे है, दिस जर्नी इज पंचुएटेड बाय मोमेंट्स ऑफ प्रोफाउंड अप्रिसिएशन फॉर सिंपलर पीसेस एंड इंटरमीडिएट फ्रस्ट्रेशन विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्क्स। सिंपलर पीसेस का मतलब हो गया जो पोइट्री हम पढ़ रहे हैं उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना, और दिस जर्नी का मतलब वही पोइट्री पढ़ना। पोइट्री पढ़ना, ये जो जर्नी है ये पंचुएटेड है, मतलब बीच बीच में रुकावट पैदा होती है। मतलब कुछ पोइट्री का बात किया गया है, सारे पोइट्री का नहीं। कुछ पोइट्री का बात किया गया है, कुछ पोइट्री इतने हार्ड्स होते हैं कि हमें बीच बीच में रुकावट पैदा होता है, हमें रुकना पड़ता है, और हमें रुक रुक कर फ्रस्ट्रेशन भी फील होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है रुक रुक कर, और फ्रस्ट्रेशन का मतलब पता ही होगा, चिढ़ होना। तो बीच बीच में हमें रुक रुक कर फ्रस्ट्रेशन भी फील होता है, क्योंकि हमें वो पोइट्री समझ में नहीं आती है, जिसके वजह से हम कहते हैं कि यार ये पोइट्री पढ़ना ना बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है। ठीक है, आगे है, लेट्स बी रियल हियर, सम पोएम्स आर जस्ट plain confusing and no amount of rereading seems to help decipher the intended meaning। अब आगे यहाँ पे दिया गया कि कुछ पोएम्स तो ऐसे होते हैं ना कि आप उसको कितना भी रीरीड कर लो, कितना भी आप उसको पढ़ लो, बार बार पढ़ते रहो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप में होते हैं, आप उसका मतलब ही नहीं निकाल पाओगे। डेसिफर का मतलब होता है उसका मीनिंग नहीं निकाल पाना। ठीक है, तो आप उसका मतलब ही नहीं निकाल पाओगे, कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं। तो आगे फिर है कि द पजलमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम सच इंस्टेंसेस कैन बी
बोथ वैक्सिंग एंड डिमोटिवेटिंग। तो इस वजह से कुछ पोइट्री को पढ़ने से हमें चिढ़ होती है और इससे हम डिमोटिवेट भी होते हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे जब मैथ्स बनाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो चिढ़ने लगते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, बट मुझे बनाना ही नहीं है ये क्वेश्चन अब, ठीक है, या मैथ्स ही मुझे नहीं पढ़ना है, तो डिमोटिवेट होते हैं ना। तो इसी वजह से कुछ पोइट्री को पढ़ने के बाद लोगों को डिमोटिवेटिंग फील होता है। तो इसी को लेके आगे यहाँ पे ऑथर जो है कुछ पोएट्स को ताना मारते हैं, ये लिख के कि इफ़ सॉल्विंग अ रिडल इज़ व्हाट वाज इंटेंडेड देन प्लेइंग सूडोको इज़ अ बेटर ऑप्शन। उनका कहना है कि हम इस तरह की पोइट्री को बनाएं, इससे अच्छा कोई हम सूडोको ना खेल लें। तो यहाँ पे ताना मार रहा है जो ऑथर है, वो कुछ पोइट्स को, सारे पोइट्स को नहीं, कुछ पोइट्स को ताना मार रहा है कि हम पोइट्री पढ़े, इतना हार्ड पोइट्री पढ़े, पहेली बनाए, पोइट्री जैसा पहेली बनाए, इससे अच्छा है कि हम सूडोको ही बना लें। फिर आगे है कि वन इज़ लेड टू पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है सोचना। इफ ऑस्क्योरिटी वाज द गोल, मतलब यहाँ पे बोला गया, वही पोइट्री को ही लेके बोला गया है कि मतलब कुछ पोइट्री तो ऐसे होते हैं ना, मतलब इतने मुश्किल होते हैं कि आप उसके बारे में सोचते रह जाओ, समझ में आने वाला नहीं है। तो बस यही आपका पहला पैसेज है, पहला पैसेज का पहला पैराग्राफ है। अब हम सेकेंड पैराग्राफ जो है इसको पढ़ लेते हैं, देन इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड पैराग्राफ में कन्वर्सली दिया गया। कन्वर्सली का मतलब विरोधाभास, उसी का अपोजिट। जैसा ऊपर में हमने जितना भी देखा वो जो ऑथर था पोएम का क्या कर रहा था, वो पोएम के बारे में नेगेटिव चीज़ों को बता रहा था, पोइट्री फ्रस्ट्रेटिंग है, चिढ़ होता है, कुछ पोइट्स तो इसको एकदम रिडल्स बना के रख दिए हैं, कुछ इस प्रकार से वो बताए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ पोइट्री के पॉजिटिव साइन भी देखने, कुछ एडवांटेजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे लिखा गया कन्वर्सली सम पीसेस रिजोनेट विद द रीडर्स सोल, मतलब कुछ पोइट्री, सम पीसेस का मतलब कुछ पोइट्री क्या होती हैं, वो रीडर्स की आत्मा तक को छू लेती हैं, कुछ पोइट्री इतनी अच्छी होती हैं, ठीक है ना। स्टीयरिंग फीलिंग्स ऑफ वार्मथ हैप्पीनेस एंड कनेक्टेड टू द वर्ल्ड, साथ ही से वार्मथ फीलिंग्स आती है, हैप्पीनेस फीलिंग्स होता है और दुनिया के साथ जुड़ती भी है। कुछ पोइट्री इतने अच्छे होते हैं, तो पोइट्री को तो भले ही ऊपर में ख़राब बताया गया, यहाँ पे अच्छा भी बताया गया है। आगे है ऑफन दीज कंपोजिशन सेंटर ऑन थीम्स दैट आर यूनिवर्सली अंडरस्टूड सच एज लव, नेचर और फेथ। यानी कि ये जो कविताएं होती है, यानी ये जो पोइट्री होती हैं, कौन सी पोइट्री, जो रीडर्स को, जो पढ़ने वाले लोगों की आत्मा तक को छू लेती है, वैसी पोइट्री देखा जाता है अक्सर कुछ मतलब इन टॉपिक्स को लेकर होती है, जैसे लव्स को लेकर, नेचर को लेकर, फेथ को लेकर, और ये हमें अंडरस्टूड मतलब समझ में भी आता है, ठीक है। Being able to actually understand what the poet is trying to say can feel like a little victory and is a welcome relief after grappling with more perplexing poetry। अब इसका मतलब समझ में आया। ये जो ये ऑथर है, ऑथर इसमें से क्या आपको कहना चाह रहे हैं, क्या आपको समझाना चाह रहे हैं? आपको ये समझाना चाह रहा है कि भले ही कुछ पोइट्री ग्रैपलिंग होती है, भले ही कुछ पोइट्री परप्लेक्सिंग होती है, मतलब कुछ पोइट्री से हमें बनाने में जूझना पड़ता है, हमें उलझन पैदा होती है, लेकिन जब हम उसको बना लेते हैं तो इससे हमें रिलीफ फील होता है, हमें महसूस होता है कि हमने उस पर जीत हासिल कर ली है। अब इससे हम कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप ये पैसेज को अभी आप समझ रहे हो, समझने के बाद कैसे आपको लगेगा कि हम एक विक्ट्री हासिल कर लिया, अब हम क्वेश्चन को तो इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर पोएट जो है, जो ऑथर है, वो पोएट्री को लेके बोला हुआ है, ठीक है। दो पैराग्राफ आपको समझ में आ गया, तीसरा पैराग्राफ को हम आगे पढ़ेंगे जब हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो दो पैराग्राफ को पढ़ के ओवरऑल आपको एक आइडिया मिल गया है कि ये जो पोइट्री है ना, ये जो पैसेज है, ये पोइट्री को लेके दिया गया है, पोइट्री का एडवांटेज बताया है, पोइट्री का डिसएडवांटेज बताया हुआ है, यही है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके आंसर्स को समझने का कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स स्टडिंग पोइट्री। वही क्वेश्चन है कि पोइट्री स्टडी को लेकर ऑथर जो है वो इसमें से क्या मतलब बताना चाह रहे हैं पोइट्री को लेकर, ठीक है। पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट है कि फाइंड्स पोइट्री टू बी अ फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस इंड्यूवर, मतलब इसमें यह बताया गया है कि पोइट्री जो फ्रस्ट्रेटिंग होती है, मीनिंगलेस होता है, और आप इसको कितना भी प्रयास करते रहो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो ऐसा पोइट्री को नहीं बताया। पोइट्री को भले ही ख़राब बताया, भले ही उसने कहा है कि फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन बाद में ये भी कहा है कि वो रीडर्स के सूल को भी छू लेता है, कुछ पोइट्री ऐसी भी होती है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं आंसर।
आगे है, बिलीव्स दैट द इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ स्टडिंग पोइट्री इज़ नॉट वर्थ द एफर्ट। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग गलत है। ये मतलब बोल रहा है कि पोइट्री पढ़ना, बोल रहा है इससे कोई भी हमें इनाम नहीं मिलता है, इससे हमें कुछ किसी प्रकार की कोई विक्ट्री नहीं मिलती है, तो ऐसा भी नहीं है। सी है, रिकोगनाइजेज द चैलेंजेस ऑफ स्टडिंग पोइट्री। भले ही ये पोइट्री पढ़ना इसको रिकोगनाइज करता है, ठीक है, कहता है ठीक है पोइट्री पढ़ना एक चैलेंजिंग है, लेकिन बट ऑल्सो एक्नॉलेजेज द रिवार्ड्स इट्स ऑफर्स। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पोइट्री पढ़ने से हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, हमें इनाम भी मिलता है, मतलब बाद में हमें मज़ा भी आता है, विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। तो यही वाला तो राइट आंसर हो गया ना, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। सेकेंड है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइन फ्रॉम पैराग्राफ 1, रेशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। अब जैसे हमने ऊपर में ही आपको बताया था ना कि देखो यहाँ पे जो ऑथर है ये एक टोन मार रहा है, ऊपर में बोला था ना, उसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है। कौन सा टोन था याद होगा आपको, कि हम कोई हार्ड पोइट्री को करें उससे अच्छा नहीं है कि हम कोई सूडो को ही बना ले। इस तरह का हमने ऊपर में एक ताना मारने जैसा बताया था कि पोइट को ताना मारा जा रहा है ऑथर्स की तरफ से। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो टोन है, यहाँ पे बोला गया है ये जो टोन है ये किस प्रकार का टोन है। तो जब कोई इस तरह से टोन मारता है ना, तो इसको हम लोग क्रिटिकल टोन या फिर सार्केस्टिक टोन कहते हैं। अच्छा, आपको रेशनलाइज भी करने बोला है। रेशनलाइज का मतलब है कि प्रूफ करो कि कैसे किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऑथर है वो कुछ पोएट्स को ताना मार रहा है। तो जो ऊपर का लाइन है उसमें हमने क्या देखा कि जो राइटर है वो कुछ पोएट्स को लेके इम्प्रेस्ड नहीं है, क्योंकि उनकी पोइट्री जो होती है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग टाइप में होती है, वैक्सिंग टाइप में होती है, चिढ़ होता है। तो वही है कि द राइटर इज़ नॉट इम्प्रेस्ड विद द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन सम पोइट्री। तो बस यही है हम लोग का आंसर। समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे एक्चुअली में 40 वर्ड्स लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी आप चाहो तो एक दो लाइन आप पैसेज से भी लिख सकते हो अगर आपको बढ़ाना होगा तो, वरना ऐसा नहीं कि आप इतना छोटा लिखोगे 40। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है 40 वर्ड्स बोला है तो 40 वर्ड्स ही लिखे। आपको 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना है, भले कम लिख सकते हो, ये याद रखना। आप 30 से 35 वर्ड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, 25 वर्ड से लिखो। अब ऐसा नहीं कि हम एक ही लाइन लिख के छोड़ दिए, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन अब यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। यहाँ पे इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये आपको पैराग्राफ 3 में दिया गया है, तो पहले तो हमें पैराग्राफ 3 पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए पैराग्राफ 3 को पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ 3 है, दिया गया है कि देन देयर आर पोएम्स दैट आर इमोशनली चार्ज्ड। मतलब कुछ पोएम्स इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। द वंस दैट मेक्स द रीडर कर्ल अप इन अ बॉल। मतलब कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ पढ़ने वाले लोगों को तो रोना तक आ जाता है। एंड क्राई और जंप अप एंड डाउन। कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं जिससे इंजॉयमेंट भी फील होती है, उछल कूद भी करने लगते हैं। वन इज़ लेफ्ट इन ऑ ऑफ द पोइट्स एबिलिटी टू कॉन्वे इमोशन थ्रू वर्ड्स। मतलब कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं ना कि पोइट्री में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि मतलब वो आश्चर्यचकित कर लेते हैं, ठीक है। मतलब देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, दिया गया कोई भी आश्चर्यचकित नहीं रह सकता है पोइट्स के एबिलिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि पोइट जो है, कुछ पोइट्स ऐसे होते हैं कि अपने इमोशंस को ही वर्ड्स में, मतलब पोएट के माध्यम से वो लिखने का या बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे है लेट्स नॉट फॉरगेट द डाउनराइट वेयर्ड पोएम्स। हालांकि यहाँ पे ये भी बोला है कि हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए, जो हमें ऊपर में पढ़ा था कुछ कुछ एकदम से वायर्ड पोएम को भी हमें नहीं बोलना चाहिए, जो हमने ऊपर में पढ़ा है कुछ अजीब टाइप के पोएम जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता, इतने हार्ड होते हैं, ठीक है, हमें वो भी नहीं बोलना चाहिए। दीज आर द वंस दैट डिफाई कैटेगराइजेशन। हमें वो भी नहीं बोलना चाहिए कि हम ऊपर में जो कुछ पोएम्स देखे कि जिसको एक अलग टाइप का ही पोएम था, हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें वो भी नहीं बोलना चाहिए जिसको हम उसको किसी भी कैटेगरी में हम रख ही नहीं सकते हैं, इससे हमें इनकार नहीं करनी चाहिए। एंड लीव द रीडर टू देयर ऑन डिवाइसेस इन अटेम्प्टिंग टू इंटरप्रेट मीनिंग। और मतलब पोएम अगर हार्ड है तो डेफिनेटली उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो रीडर्स अपने अनुसार उसकी मीनिंग को निकाल रहा है,
कोई भी मतलब जो भी पढ़ रहा है कुछ पोएम्स हार्ड होने के वजह से उसकी मीनिंग वो अपने तरीके से निकाल रहा है, क्योंकि उसकी मीनिंग वो निकाल ही नहीं पा रहा है। आगे है द ऑथर्स यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज एंड अनकन्वेंशनल इमेजनरी कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ bewilderment दैट इज आइदर इंटरव्यूइंग और ऑफ फुटिंग। अब यहाँ पे है जो ऑथर है वो फिगरेटिव लैंग्वेज का और अनकन्वेंशनल इमेजनरी का यूज़ करता है, जिससे कि मतलब देखो ये सारे पोएम्स का बात नहीं किया गया है, कुछ पोएम्स का बात किया गया है। कुछ पोएम्स में मतलब फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है, अनकन्वेंशनल इमेजनरी का यूज़ करता है, जिससे क्या होता है पढ़ने वाले लोगों के ऊपर बिल्डरमेंट यानी कि भ्रम पैदा होता है। अब भ्रम पैदा होने की वजह से हो सकता है कि वो पोइट्री उनको इंटरव्यूइंग भी लगे यानी मज़ेदार भी लगे, और हो सकता है कि उसको बकवास भी लगे, मतलब ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पोइट्री को यहाँ पे मज़ेदार भी बोला गया है और बेकार भी बोला गया है। और ये क्या है देख लो, ये अपोजिट वर्ड है, इंटरव्यूइंग अपोजिट मतलब मज़ेदार, और ऑफ पुटिंग बकवास बेकार, तो ये अपोजिट वर्ड्स है। आगे इसको लेकर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखना। एक लास्ट है कि रिगार्डलेस द रीडर कैन अप्रिशिएट द यूनिकनेस ऑफ द वर्क, हालांकि मतलब लेकिन जो रीडर है वो जो पोएट के वर्क है उसको अप्रिशिएट करता है। ठीक है, चलो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं आंसर्स को करने का कोशिश करते हैं। चलो थर्ड नंबर में हमने ये क्वेश्चन देखा था कि द ऑथर्स यूज ऑफ विविड इमेजिनरी इन पैराग्राफ 3, ऊपर में बताया था, अभी जस्ट बताया कि विविड इमेजिनरी का जो है यूज़ किया है, सच एज जिसमें बोला गया है कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राइज में बताया हमने कि कुछ पोएम्स ऐसे होते हैं जिससे हमें रोना आ जाता है, हम जंप अप एंड डाउन करने लगते हैं एंजॉयमेंट के कारण। ग्रेटली अफेक्ट द रीडर्स बिकॉज, तो इससे क्या होता है रीडर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा रीडर्स को, तो आंसर में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि इट क्रिएट पावरफुल इमोशन इम्पैक्ट, इससे एक पावरफुल इमोशन इम्पैक्ट क्रिएट होता है एंड इन्हेंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, और रीडर्स के समझ को भी इन्हेंस करता है। तो बस यही आंसर हो जाएगा आपका। देखो फोर्थ नंबर में जैसे ऊपर में हमने कहा कि कुछ अपोजिट वर्ड्स से आपको दिए हुए रहेंगे, आपको पहचानना है। तो पैसेज के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि ए से ई तक में इसमें से क्या एंटोनाइम्स है, एंटोनाइम्स मतलब कौन सा अपोजिट वर्ड्स है, दो अपोजिट्स वर्ड्स आपको यहाँ पे पहचानने हैं। तो ये तो हमने ऊपर में आपको बताया था ना कि इंटरव्यूइंग का मतलब होता है मज़ेदार, और ऑफ पुटिंग का मतलब होता है बेकार या बकवास। तो बस ये आपका एक आंसर निकल जाएगा, एंटोनाइम्स अपोजिट वर्ड्स। बाकी डिसिफरिंग और इंटरप्रेटिंग का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब भी होता है आप मतलब कोई चीज़ का अर्थ नहीं निकाल पाना, और इंटरप्रेटिंग का मतलब भी वही होता है। ठीक है, अप्रिसिएट या अपलाउड का मतलब होता है प्रोत्साहन। ठीक है, किसी की आप तारीफ़ करते हो तो उसके बारे में अप्रिसिएट या फिर अपलाउड का यूज होता है। तो दोनों तो ये सिमिलर वर्ड है, तो ये होगा नहीं आंसर। नेक्स्ट है सिंपल एंड चैलेंजिंग। सिंपल चैलेंजिंग ये भी अपोजिट वर्ड है। ठीक है, सिंपल और चैलेंजिंग ये दो अलग अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये एक निकलेगा और एक ये निकला। बाकी इमोशंस और फीलिंग्स तो एक ही चीज़ है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो राइट आंसर यहाँ से दो को कौन कौन सा निकला, एक ये निकला और एक ये निकला। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसको भी कंप्लीट करना है। दिया गया है वी कैन से दैट ऑथर्स टोन बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन डिस्कसिंग वायर्ड पोएम्स। जब ऑथर जो है वायर्ड पोएम्स के बारे में डिस्कशिंग करता है तो ये ज़्यादा न्यूट्रल लगता है इन कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोइट्री। क्यों, तो आंसर में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि द ऑथर एक्नॉलेज दैट वायर्ड पोयम कैन बी ऑफ पुटिंग। ऑथर एक्नॉलेज करता है कि जो वायर्ड पोयम है वो ऑफ पुटिंग हो सकता है यानी बेकार सा होता है, बट ऑल्सो अप्रिसिएट देयर यूनिकनेस एंड चैलेंज दे प्रेजेंट टू रीडर। बट वो अप्रिसिएट भी करता है यूनिकनेस को और चैलेंज भी प्रेजेंट करता है रीडर को। तो ये आंसर आप इस प्रकार से इसके लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं। देखो हमने केवल अभी तक 3 पैराग्राफ ही पढ़े हैं, लेकिन तीनों पैराग्राफ पढ़ के हमें यहाँ तक आंसर समझ में आ चुका है। अब हम आगे इसको देख लेते हैं क्या ये भी हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज
एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडिंग पोइट्री कैन बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। अब जो पैसेज हमने पढ़ा उसी के अनुसार ही हमें बताना है, 40 वर्ड्स में लिखना है कि पोइट्री पढ़ना लाइक हम एक न्यू सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके समान है। इसको लेके थोड़ा सा आपको लिखना है, इसके बारे में लिखना है, क्यों हम ऐसा कर सकते हैं कि पोइट्री पढ़ना जैसे मानो हम एक नए सिटी की खोज कर रहे हो उसके समान है। तो इसके आंसर्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जस्ट एज एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी रिक्वायर्स एन ओपन माइंड एंड अ विलिंगनेस टू एम्ब्रेस द अनएक्सपेक्टेड। मतलब जब हम नई सिटी की खोज कर रहे होते हैं, जैसे जब हम कविता पढ़ रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें एक सबसे पहले तो ओपन माइंड की ज़रूरत होगी, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी इच्छा होगी कि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो भी हम अपनाएं, मतलब जो हम सोच नहीं पा रहे हैं उसको भी हमें अपनाना पड़ेगा। स्टडिंग पोइट्री रिक्वायर्स एन ओपननेस टू डिफरेंट स्टाइल्स एंड अप्रोचेज। पोइट्री पढ़ने के लिए भी इसी तरह से ज़रूरत होती है ओपननेस की, डिफरेंट स्टाइल्स की, डिफरेंट अप्रोचेज की। तो इस तरह से आंसर आपको बना के लिखना है, आपको ये पैसेज में कहीं नहीं मिलेगा, आप ऊपर पूरा पढ़ भी लोगे तो भी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द मैसेज कॉन्वेड बाय हिनाज एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पे एक केस दिया गया है और इस केस में क्या हिनाज का एक्सपीरियंस है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, वो हमें यहाँ से चूज करना है। पहले इस केस को पढ़ते हैं क्या दिया गया है। तो लिखा गया है कि हिना स्पेंड्स आवर्स trying to analyze a poem for her assignment and finally feels a sense of accomplishment and pride once she understands। देखो दिया गया है कि हिना कुछ समय खर्च करती है, कुछ समय स्पेंड करती है किसी पोयम को समझने में, क्योंकि उसको असाइनमेंट में मिला था, और फाइनली उसको सफलता मिल जाती है, उसको समझ में वो पोयम बहुत ही बढ़िया से आ जाता है और उसको गर्व महसूस भी होता है कि यार पोयम हमको समझ में आ गया। जैसे हमें कोई चीज़ समझ में आता है तो मज़ा आता है ना, गर्व महसूस होता है ना, तो इसी प्रकार से उसको भी अब गर्व महसूस होता है, सुकून मिलता है। तो आगे दिया गया वंस सी अंडरस्टैंड्स, दिया गया है कुछ ऑप्शंस बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो ओनली दोज विथ नेचुरल टैलेंट फॉर पोइट्री शुड इंगेज विथ इट। तो क्या ये नेचुरल टैलेंट था हिना का कि उसको समझ में आ गया? नेचुरल टैलेंट था? नहीं, उसने समय खर्च किए थे ना, तब ना उसको समझ में आया। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। पोइट्री पढ़ना कोई नेचुरल टैलेंट नहीं होता है कि ऐसा नहीं कि मेरे में नेचुरल टैलेंट है तो हम पोइट्री पढ़ लेंगे, वैसा नहीं होता है, आपको समय देना होता है। दूसरा है कि परसिस्टेंट्स मेक्स स्टडिंग पोइट्री अ रिवार्डिंग परस्यूट। देखो उसने क्या किया, दृढ़ संकल्प बनाया, उसने समय इन्वेस्ट किया, उसने सोचा कि मुझे पोइट्री पढ़ना है, समझना है, क्योंकि असाइनमेंट में मिला था, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा आंसर होगा ना, क्योंकि उसने समय लगाया, दृढ़ संकल्प किया पोइट्री पढ़ने को लेके, तब जाके उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। बाकी ये तो होगा नहीं कि पोइट्री पढ़ने से हम दूसरे को इम्प्रेस करेंगे, ठीक है। साथ ही ये भी दिया गया कि द एफर्ट्स ऑफ स्टडिंग पोइट्री इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवार्ड्स गेन। ये भी नहीं होगा कि पोइट्री पढ़ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिवार्ड्स गेन करना। पोइट्री पढ़ना ठीक है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिवार्ड्स गेन करना। तो इसमें इन्वर्सली की जगह डायरेक्टली दे देता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। तो खैर ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलो अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक पोयम दिया गया है, अब आपको बताना है कि ये जो पोयम है ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, इमोशनली चार्ज्ड है या डाउनराइट वियर्ड है। इसके बारे में बताया था ना, एकदम अजीब सा पोयम है, बताना है किस टाइप का पोयम है। चलो पोयम पढ़ लेते हैं। दिया गया था सन राइजेज इन द ईस्ट एंड न्यू डे बिगिन्स, अ फ्रेश स्टार्ट बर्ड्स चर्प, नेचर वेक्स अप ए पीसफुल फीलिंग इन माई हार्ट। मतलब सनराइज होता है ईस्ट में, एक नया सवेरा शुरू होता है, फ्रेश स्टार्ट होता है, चिड़िया चहचहाते हैं, नेचर वेकअप करता है और एक पीसफुल फीलिंग हमारे दिल में महसूस होता है। समझ में आया? तो ये जो पोयम है कैसा लगा आपको? क्या एक अजीब सा पोयम लगा, बेकार सा लगा? बिल्कुल नहीं। इमोशनली चार्ज लगा, कहीं पर भी आपको इसे में कहीं पर भी इमोशनल दिखाई दिया? नहीं, ये भी नहीं है। क्या कॉम्प्लेक्स था, हार्ड था? नहीं। सिंपल था? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा पोयम है, आपको एक एक मीनिंग इसका समझ में आया, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा,
सिंपल, बस आपको आंसर में सिंपल लिख देना है। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। तो देखो पहला पैसेज के जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे क्वेश्चन के आंसर्स को हमने कर लिए हैं। 8 क्वेश्चन थे, 8 को कर लिए हैं। ओके, आपने एक चीज़ ध्यान दिया, हमने पूरा पैसेज का पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा था, हमने केवल 3 ही पैराग्राफ पढ़ा। हमने फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ तो पढ़ा ही नहीं। देखो ये सब जो पैराग्राफ है ये हमने पढ़ा ही नहीं, इसके बावजूद भी हमने आंसर्स को कर लिया। इससे आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस के आंसर छिपे होते हैं ना, अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ पढ़ लिया तो आपको क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बट आपको अच्छे से समझना होगा कम से कम 1, 2 और 3 पैराग्राफ को, क्योंकि देखो जो लास्ट के पैराग्राफ होते हैं ना, उसमें बस कंक्लूजन दिया हुआ रहता है। जैसे कि ये जो पैराग्राफ 3 है, इसमें बस कंक्लूजन दिया गया है। आपने अगर पैराग्राफ 1, 2 और 3 पढ़ लिया तो आपको आंसर्स वहीं पर मिल जाएंगे। तो ये जो पैसेज थे, इस पैसेज का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हमने कर लिया। अब चलिए आगे हम दूसरे पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पे सेकंड पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को भी हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देन फिर इसके बाद इसके भी जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको भी एक एक करके हम बनाने के लिए सीखेंगे। सो दिया गया है कि रिडक्शन इन ग्रीन एरियाज हैज़ काउज्ड वेरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ऐसा अक्सर हमें शहरों में देखने को मिलता है कि वहाँ पर ग्रीन एरियाज़ की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, जिसके वजह से शहरों में इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। People squeezed between concrete structures are looking for various ways to meet their longing for green। longing का मतलब होता है इच्छा, तो इस वजह से लोगों की इच्छा होती है कि वो भी ग्रीन वातावरण में रहे। तो इसके लिए वो कंक्रीट से बने स्ट्रक्चर्स को, मतलब जिन बिल्डिंग्स पे वो रहते हैं, उसको भी वो ग्रीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए कोई मेथड अपनाएंगे। तो कौन सा मेथड अपनाते हैं, तो आगे यहाँ पे लिखा गया है कि वन ऑफ द वेज टू डू सो इज़ वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स। तो इसके लिए वो वर्टिकल गार्डन्स या फिर ग्रीन वॉल्स का मेथड अपनाते हैं। अब वर्टिकल गार्डनिंग क्या होता है, तो वर्टिकल गार्डनिंग इज़ अ यूनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग वेयर प्लांट्स आर ग्रोन इन अ वर्टिकल पोजिशन और अपवार्ड रैदर देन इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द ग्राउंड। देखो जो हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं ग्राउंड पर, जो हम प्लांटिंग करते हैं, तो उसके बजाय शहरों में क्या होता है, जो कंक्रीट से बने जो बिल्डिंग्स होते हैं, तो वहाँ पर वे अपवार्ड डायरेक्शन में या फिर हम कह सकते हैं वर्टिकल पोजीशन पे ही जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रोन करते हैं। फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। इसी को हम वर्टिकल गार्डनिंग भी कहते हैं। आगे है सेकेंड पैराग्राफ में कि द पर्पस ऑफ वर्टिकल गार्डन्स एंड ग्रीन वॉल्स विच अराइजेज फ्रॉम द स्टडीज़ ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो ये जो वर्टिकल गार्डन्स या फिर ग्रीन वॉल्स है, तो इसका क्या पर्पस है, तो इसका पर्पस है जो डिसिप्लिन्स है उसको स्टडी करना। जैसे जो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो ये सब वो काम करते हैं, ठीक है ना। इज़ टू क्लोज द कोल्ड इमेज ऑफ कॉन्क्रीट एंड इंक्रीज द विजुअल वैल्यू। तो इससे क्या होता है, वर्टिकल गार्डनिंग से जो विजुअल वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। इन दिस सिस्टम नेचर एंड स्ट्रक्चर्स आर इंटीग्रेटेड। तो इस सिस्टम से जो नेचर और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इंटीग्रेट होते हैं, यानी एकीकृत होते हैं, वो एक साथ आते हैं। एंड दस अर्बन एरियाज यानी कि शहरी इलाकों में द डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट हैव बिकम इंटरवाइंड। तो जो डिज़ायर्ड इन्वायरमेंट है जहाँ पे ग्रीन एरिया की कमी है, तो वो एक साथ अब जुड़ जाते हैं। मतलब ग्रीन एरिया अब जो जिन शहरों पे ग्रीन एरियाज नहीं है, तो वर्टिकल गार्डनिंग के वजह से वो अब उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक साथ वो मिल जाते हैं। और शहरों में भी इस प्रकार से वर्टिकल गार्डनिंग के माध्यम से उसका जो वातावरण है वो ग्रीनरी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या एडवांटेज आप कह सकते हो कि है वर्टिकल गार्डनिंग का। आगे थर्ड पैराग्राफ इसको पढ़ लेते हैं। दिया गया है वर्टिकल गार्डन केज स्टडीज ऑफन शो दैट though functionality should be in the foreground, when vertical gardens are planned, they are generally made as aesthetic elements in the cities, underpasses and city squares, and decorative elements in residences without seeking functionality। सो यहाँ पर ये दिया गया है कि वर्टिकल गार्डन की केस स्टडी से, यानी वर्टिकल गार्डन की स्टडी से लोगों को ये पता चला है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये फोरग्राउंड में होनी चाहिए। मतलब कि इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हमें सामने दिखनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी है।
लेकिन जब वर्टिकल गार्डनिंग को प्लान किया जाता है तो जनरली ये देखा जाता है कि ये सुंदर दिखने के लिए किया जाता है, और ये हमेशा हम देखते हैं कि कोई रोड के सामने में या किसी रास्ते के सामने में, कोई सिटी स्क्वाड्स में इसका प्लान किया जाता है वर्टिकल गार्डन्स का। नेक्स्ट 4th पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। दिया गया है एक्सपर्ट सपोर्ट दैट द विजुअल क्वालिटी एंड इवैल्यूएशन ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर इज़ डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूजर्स। यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं कि जो विजुअल क्वालिटी है, यानी कि जो वर्टिकल गार्डनिंग आर्किटेक्चर ने बनाई है तो उसका जो विजुअल क्वालिटी है ये टोटली बेस्ड होता है कि यूजर्स उस पर कितना सेटिस्फाइड है। तो इसको लेके सर्वे भी किया जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटी में, यानी कि बड़ी आबादी वाले शहर में लोगों से क्वेश्चन किया जाता है। क्वेश्चन करके उसकी एक सूची तैयार की जाती है, एक लिस्ट तैयार किया जाता है। लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, 400 लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं। लोगों से वर्टिकल गार्डनिंग को लेके क्वेश्चन किया जा रहा है, जैसे कि बोला जा रहा है कि वर्टिकल गार्डनिंग से लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई है अर्बन एरियाज़ में। यहाँ पे सिटी का बात किया गया है, ठीक है। तो वर्टिकल गार्डनिंग से लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई है अर्बन एरियाज़ में। तो कितने लोग स्ट्रांगली एग्री हैं? 191, एग्री है 138, न्यूट्रल है 43, डिसएग्री 9 है, स्ट्रांगली डिसएग्री 19 है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा होगा कि ज़्यादातर आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं या तो स्ट्रांगली एग्री हैं या फिर एग्री हैं। तो इसके वजह से हमें एक चीज़ का पता चल रहा है, ये जो स्टडी हमने किया इस स्टडी से हमें एक चीज़ पता कर रहा है कि ये स्टडी जो है वो एक्नॉलेज करता है कि जो वर्टिकल गार्डनिंग है उसमें पोटेंशियल है कि अर्बन स्पेसेस को वो ग्रीन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। साथ ही सस्टेनेबल एरियाज़ में भी वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड फर्दर रिसर्च शुड एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन वेलबींग। और फर्दर रिसर्च से जो वर्टिकल गार्डनिंग है वो इन्वायरमेंट या फिर ह्यूमन वेलबींग पर एक अच्छा प्रभाव डाल सकता है। तो यही आपका पैसेज था, पैसेज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स को करके देखते हैं। सो दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी एप्रोप्रिएटली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 1 एंड 2। जो आपने पैराग्राफ 1 और 2 पढ़ लिया है तो उसको पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया तो इसको लेके यहाँ पे हमें फील करना है। दिया गया है वी कैन से दैट द सिचुएशन ऑफ पीपुल लिविंग इन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स इज कंपेरेबल विथ अ फिश लिविंग इन अ फिश बॉल एंड द नीड ऑफ वर्टिकल गार्डन्स टू द नीड फॉर डेकोरेशन इन द फिश बॉल बिकॉज। देखो हमने जो पैराग्राफ 1 और 2 पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि लोग जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स में रह रहे हैं तो उनको ग्रीन वातावरण में रहने के लिए एक वर्टिकल गार्डन की ज़रूरत होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि जब एक फिश बॉल में रहती है तो इसके लिए भी उसको भी उसी प्रकार के एक वातावरण का ज़रूरत होगा, उसको भी एक एक्वेरियम तैयार करके देना पड़ेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से कंपेयर किया गया है। तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि वर्टिकल गार्डन का हो या फिर फिश बॉल के डेकोरेशंस करने को लेकर हो तो ये क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम फिश को ही लेके देख लेते हैं। आंसर्स में हम कैसे लिखेंगे, फिश बॉल में हम क्या क्या डेकोरेशंस कर सकते हैं। जैसे एक्वेरियम आप बना रहे हो तो एक्वेरियम के लिए आप क्या क्या ला सकते हो, कलरफुल रॉक्स ला सकते हो या तो फिर आप प्लांट्स वगैरह लगवा सकते हो। तो वही चीज़ है कि फिश नीड्स डेकोरेशन सच एज प्लांट्स और रॉक्स। तो फिश को क्या ज़रूरत होगी डेकोरेशन करने के लिए, फिश बॉल में क्या ज़रूरत होगी तो प्लांट्स या फिर पत्थरों की ज़रूरत होगी, जिससे कि टू स्टिम्युलेट अ नेचुरल इन्वायरमेंट, जिससे कि एक नेचुरल इन्वायरमेंट का हमें एहसास हो सके, मतलब हमें नहीं मतलब मछलियों को एहसास हो सके। एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। सिमिलरली इसी प्रकार से पीपुल लिविंग इन अर्बन एरियाज़, जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं उनको भी ग्रीन स्पेसेस की ज़रूरत होगी, जैसे कि वर्टिकल गार्डन्स की, जिससे कि उनकी फिज़िकल और मेंटल वेलबींग मतलब अच्छा हो। बस यही आपको आंसर से लिख कर आ जाना है। नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 2। जो आपने पैराग्राफ 2 पढ़ा है
पैराग्राफ 2, तो उसके अनुसार इसमें से आपको देखो दो में से एक ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पर भी दो ऑप्शन है, इसमें से एक आपको यहाँ पे फिल करना है। तो दिया गया द स्टेटमेंट दैट urban spaces have become more closely connected with the desired natural surroundings through the incorporation of nature and structures in vertical garden and green wall is a। तो ये जो हमने पैराग्राफ 2 में पढ़ा, ये क्या था? ये एक ओपिनियन था या फैक्ट था? तो ये एक ओपिनियन था, फैक्ट नहीं था, ये सच्चाई नहीं थी, ये एक ओपिनियन था। बिकॉज इट इज़ अ, ये क्या था? ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे सब्जेक्टिव जजमेंट भर देना है, यहाँ पे ओपिनियन भर देना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया जस्टिफाई द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स। While the survey results suggest that the vertical gardens may be effective in improving the quality of life in urban areas, जो vertical gardens है वो effective हो सकता है, वो quality of life को improve कर सकता है urban areas में। Further research and evaluation may be necessary to fully understand their effectiveness and potential drawbacks। जो vertical gardens है वो हमारी quality of life को urban areas में improve कर सकती है। ये अभी के लिए है, प्रेजेंट डे के लिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी है, क्या ये नेसेसरी है, ज़रूरी है कि ये आगे चल के भी इन फ्यूचर में भी हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आगे चल के इससे कोई हमें कमी भी देखने को मिल सकती है। तो इसी को लेके यहाँ पे हमें आंसर्स लिखना है 40 वर्ड्स में, इसको जस्टिफाई करना है कि हम कैसे कह सकते हैं आगे चल के हो सकता है कि ड्रॉबैक्स नहीं निकले या फिर निकल सकती है। तो इसको लेके आपको अपने मन से कुछ भी लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रू, सही है, because the majority of participants strongly agreed on that vertical gardens can improve the quality of life। देखो हमने भी जो सर्वे देखा ऊपर में, उसमें हमने क्या देखा कि जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स हैं वो भी एग्री कर रहे हैं कि जो वर्टिकल गार्डन है उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भाई इंक्रीज़ तो होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट तो होती है। इंक्रीज एयर क्वालिटी, उसमें एयर की क्वालिटी इंक्रीज होगी। एंड हैव अ रिलैक्सिंग एंड काल्विंग इफेक्ट, ठीक है, ये सब होता है। However, यद्यपि द सर्वे डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस। जो सर्वे है वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस को वो प्रोवाइड नहीं कर रही है वर्टिकल गार्डन्स को लेके, ठीक है। और देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ अर्बन लाइफ सच एज ट्रैफिक और कम्युनिटी इंगेजमेंट। हो सकता है ट्रैफिक को लेके या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट को लेके वो इफेक्टिव ना हो, तो ये लॉन्ग टर्म को लेके नहीं कर रहा है, फिलहाल प्रेजेंट डे के लिए वो आप कह सकते हो कि वो इफेक्टिव है वर्टिकल गार्डन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट विच टू कंसर्न शुड अ सिटी गवर्नमेंट लुकिंग टू इंस्टॉल वर्टिकल गार्डन्स एड्रेसेस। मतलब सर्वे रिजल्ट के अनुसार कौन से ऐसे दो कंसर्न्स हैं जो सिटी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए वर्टिकल गार्डन्स इंस्टॉल करने से पहले। तो ये आप दो लिख सकते हो, दो कंसर्न की कॉस्ट देखनी चाहिए, मेंटेनेंस देखनी चाहिए, एरियाज़ देखना चाहिए इंस्टॉलेशन से पहले, ठीक है, ये सब आप आंसर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इन टेबल 1 द स्टेटमेंट 3। जो टेबल 1 हमने आप लोग को यहाँ पे अभी दिखाया था कुछ देर पहले, क्वेश्चन में ऊपर में जो टेबल दिखाया था ना, तो इसमें से ये जो स्टेटमेंट 3 है ये वाला, इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स, तो इसी को लेके यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। वर्टिकल गार्डन्स इंक्रीज एयर क्वालिटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स। जो वर्टिकल गार्डन्स है वो एयर क्वालिटी को इंडोर्स आउटडोर्स इंक्रीज करता है। इसमें क्या हुआ, रिसीव द मोस्ट न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। इसमें ज़्यादातर न्यूट्रल रिस्पॉन्स हमें पार्टिसिपेंट्स की ओर देखने को मिला। करीब 51 रिस्पॉन्सेज हमें न्यूट्रल देखने को मिला है, मतलब उसमें आप देखोगे तो 51 जो रिस्पॉन्स मिला वो न्यूट्रल को मिला। तो आपको यहाँ पे कोई एक एडवाइस देना है, कोई एक इन्फ्रेंस लिखना है, मतलब इस पर कि क्यों वो 51 लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया। तो इसका जो इन्फ्रेंस है कोई एक ही लिखना है, मैंने यहाँ पे 2 दे दिया है, कोई आपको एक ही लिखना है। तो आंसर्स में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हो सकता है पार्टिसिपेंट्स को फुल्ली इन्फॉर्म्ड ना हो वर्टिकल गार्डन्स के एयर क्वालिटी को लेकर, उनको पता ही नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया। या फिर दूसरा भी ऐसे भी हो सकता है कि इट इज़ पॉसिबल दैट पार्टिसिपेंट डिड नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, उनका कोई भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उनको पता नहीं होगा कि क्या है, और प्रिफरेंस रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ वर्टिकल गार्डन्स का से क्या इफेक्ट पड़ सकता है एयर क्वालिटी पर। तो इस वजह से ये 2 रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से उन्होंने न्यूट्रल 51 लोगों ने रिस्पॉन्स दिए हैं, ठीक है। कोई एक ही आपको एग्जाम में लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली
डिस्प्लेज व्हाट इंटरट्वाइंड सिग्निफाइज। देखो यहाँ पे आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इंटरट्वाइंड इसमें से कौन सा शो कर रहा है, इसमें से कौन सा इंटरट्वाइंड है। इंटरट्वाइंड का मतलब होता है, ऊपर में पैराग्राफ में भी हमने आप लोग को बताया था, एक साथ जुड़ा हुआ जिसको अलग नहीं किया जा सकते। तो इसमें से देखो यहाँ से इसको अलग किया जा सकता है, इसको भी अलग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से इसको अलग किया जा सकता है, इसको भी अलग किया जा सकता है, इसको भी अलग किया जा सकता है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपका ये सेकेंड वाला होगा। तो ऑप्शन बी जो है ओनली टू, ये राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन था, क्योंकि ये वाला मान के चलो जिसको दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि वर्टिकल गार्डनिंग इज़ अ यूनिक मेथड ऑफ गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डनिंग एक यूनिक मेथड है गार्डनिंग का। तो यहाँ पे ये जो यूनिक है इसका एंटोनाइम लिखना है। एंटोनाइम्स मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है कि इसमें से कौन सा अपोजिट होगा। तो यूनिक का अपोजिट होता है स्टैंडर्ड, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्फर वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक्स ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग इन कंपैरिजन टू अदर सॉल्यूशन सच एज कम्युनिटी गार्डन्स और पार्क्स। देखो आपको यहाँ पे एक बेनिफिट भी लिखना है और एक ड्रॉबैक भी लिखना है वर्टिकल गार्डनिंग्स को लेकर इन कंपैरिजन टू, जैसे कि गार्डन्स हो गया या पार्क्स हो गया, जो ओरिजिनल गार्डन्स होते हैं, जो ओरिजिनल पार्क्स होते हैं, उसके कंपैरिजन में आप किस प्रकार से वर्टिकल गार्डनिंग का आप एक बेनिफिट लिख सकते हो या फिर उसका एक ड्रॉबैक्स लिख सकते हो। तो आपको एक बेनिफिट लिखना है तो एडवांटेज लिख रहे हैं, हमने दो लिख दिए हैं, एग्जाम में कोई एक ही लिखना है आपको, ठीक है। तो जब हम ग्रीन स्पेसेस, पहले हम एडवांटेज लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में यहाँ पे डिसएडवांटेज लिखेंगे वर्टिकल गार्डन का, ठीक है। तो वर्टिकल गार्डन का पहला एडवांटेज हमने लिख दिया है कि इसको हम बहुत छोटे से जगह पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मेकिंग दैम आइडियल फॉर अर्बन एरियाज़ विथ लिमिटेड स्पेस। तो अर्बन एरियाज़ में जो स्पेस होती है वो लिमिटेड होती है, तो इस वजह से ये आइडियल हो सकती है अर्बन एरियाज़ में इसको इंस्टॉल करना। अब सेकेंड ये भी लिख सकते हो कि दी ऑल्सो ऑफर एस्थेटिक एंड डिज़ाइन बेनिफिट्स। वर्टिकल गार्डनिंग जो होता है वो देखने में काफ़ी एस्थेटिक लगता है, सुंदर लगता है, डिज़ाइन उसके अच्छे अच्छे होते हैं। तो इस तरह से आप आंसर्स को लिख सकते हो, बट लिखना कोई एक ही है, आप कोई भी पॉइंट लिखोगे आपका सही हो जाएगा। तो ये तो बेनिफिट हुआ वर्टिकल गार्डनिंग का। अब जो डिसएडवांटेज है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लिखा गया है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस में बी हायर देन फॉर द अदर टाइप्स ऑफ ग्रीन स्पेसेस। तो इसकी जो कॉस्ट होती है इंस्टॉलेशन की, ये काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसकी मेंटेनेंस भी हाई होती है। सेकेंड है कि मे नॉट प्रोवाइड एज मच स्पेस फॉर आउटडोर रिक्रिएशन एज कम्युनिटी गार्डन्स और पार्क्स। जैसा कि हम देखते हैं कि कम्युनिटी गार्डन्स वगैरह में या फिर पार्क्स वगैरह में ज़्यादा स्पेस होता है, लेकिन हम वर्टिकल गार्डन्स के लिए ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज हो गया। आपको कोई एक ही लिखना है एग्जामिनेशंस में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक ही बेनिफिट लिखो और एक ही ड्रॉबैक लिखो, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशनड इन द पैसेज। जो आपने अभी पैसेज पढ़ा, तो इस पैसेज के अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि जो वर्टिकल गार्डनिंग है ये एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जो कि ट्रांसफर कर सकता है अर्बन एरियाज़ को ग्रीन एरियाज़ में। तो ये आपने पढ़ा था, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो 2 पैसेज के सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए। अब चलिए आगे हम ग्रामर सेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। तो सेक्शन बी है राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स। इसमें से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 10 मार्क्स का ग्रामर से रहेगा और 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल से। पहले ग्रामर के यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो पहले इसको समझेंगे, फिर इसके बाद राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। तो ग्रामर में टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा, उस 12 में से कोई भी आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ अ लेटर। यहाँ पे एक लेटर लिखा गया है, तो इस लेटर में यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में हाईलाइट एक वर्ड लिखा गया है, तो इसका सही फॉर्म क्या होगा वो हमें लिखना है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, तो इस वजह से यहाँ पे हाईलाइट के जगह पे हाईलाइट्स हो जाएगा। तो आंसर में बस आपको हाईलाइट्स लिख देना है।
सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है और बोला गया है कि इसमें से एक जो वर्ड है वो एरर है, तो उस एरर वर्ड को पहचानना है और जो करेक्ट होगा वो लिख देना है। एरर को हम यहाँ लिखेंगे, करेक्शन हम यहाँ पे करेंगे। तो इसमें ये जो मस्ट है ये एरर होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ना ये एक ओपिनियन दिया गया है, ठीक है। तो ओपिनियन में कभी भी आप मस्ट नहीं लगा सकते हो। तो एरर में यहाँ पे बस आपको इस तरह से मस्ट लिख देना है। इस मस्ट के जगह पे हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे विल, ठीक है। मॉडल से ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर मॉडल आपको समझना होगा तो कमेंट करना, मैं आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो में समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ नेहाज डांस एकेडमी। तो नेहा और अभिलाष का जो है कन्वर्सेशन हो रहा है, इनॉग्रेशन हो रहा है नेहा डांस एकेडमी का, तो उसके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किया गया है ये अभिलाष के द्वारा क्वेश्चन किया गया है, यहाँ पे लिखा भी है। तो हमें इसका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच से क्वेश्चन है, तो इसमें हम आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कौन कर रहा है, अभिलाष कर रहा है। किससे कर रहा है, नेहा से। तो इस तरह से लिख सकते हैं ना कि अभिलाष आस्क्ड नेहा, अभिलाष नेहा से कह रहा है। वेदर या इफ़ दोनों में से कोई भी एक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर बेस्ट फ्रेंड वाज हेल्पिंग हर इन दैट वेंचर, इस प्रकार से हम इसके आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। देखो अगर आपको अच्छे से समझना होगा रिपोर्टेड स्पीच को तो ये आपको कमेंट करना होगा, आप कमेंट करना, मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो में समझाऊंगा। अभी अगर मैं समझाने जाऊंगा तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, एक ही वीडियो में तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल हमें एक 1 शॉट की वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर समझना होगा तो कमेंट करना, मैं किसी वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊँगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन दिया गया है शबनम और उसके मेंटर के द्वारा, सारा, ठीक है। सारा और शबनम इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी सही होगा वो हमें फील करना है। तो सारा आस्क्ड शबनम, सारा पहले यहाँ पे बोल रही है और शबनम यहाँ पे बोल रही है। तो सारा शबनम को कह रही है, क्या कह रही है, तो यहाँ पे जो हम भरेंगे वो किसको लेके भरेंगे, जो सारा कह रही है। तो सारा तो ये वाला सेंटेंस कही थी, तो इसी को लेकर हम यहाँ पे भरेंगे। तो इसमें देख लो आपके पास 4 ऑप्शन है, A B C D, इसमें से जो भी आपका सही ऑप्शन है वो सही होगा। तो ये आपका एक ऑप्शन जो C है ना, यही सही होगा कि वाई सी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ठीक है। ये आंसर सही होगा। सारा आस्क्ड शबनम वाई सी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ठीक है, ये आंसर सही होगा। देखो आपको ग्रामर के रूल्स समझने पड़ेंगे तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आपको रूल नहीं पता होगा तो आप कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं आपको ग्रामर के जितने भी पोर्शंस है क्लास 10th के आपको मैं पूरा करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, 5 नंबर में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें से इन तीनों में से जो भी सही होगा यहाँ पे सही वही आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो लिखा गया है कि एक कॉपी ऑफ द प्लान इज़ इनक्लोज्ड एंड डैश के जगह पे क्या फील होगा, डैश के जगह पे फील होगा दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कॉम्प्लायंस। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर फिर से आपको एरर इसमें से पहचानना है, कौन सा एरर है, जो करेक्शन होगा वो फिल कर देना है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग अथॉरिटी इन एरियाज फ्रीक्वेंटली विजिटेड बाय द क्लाइंट्स। तो यहाँ पे जो एरर है वो एम्ड है, एम्ड के जगह पे एम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ड लिख देना है और यहाँ पे एम्स लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे फिर से एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में भी कुछ एरर है। उस एरर को देख लो, यहाँ पे इसमें ऑप्शन भी दे दिया गया है कि इसमें से क्या एरर है, और जो एरर है उसको पहचानना है और सही वर्ड भी चूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है एमोंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट। तो यहाँ पे जब दो लोग के बीच का बात होगा ना, तो वहाँ पे तो हम एमोंग लगाएंगे नहीं, 2 से ज़्यादा रहता तब एमोंग लगाते हैं। तो यहाँ पे केवल 2 ही है, तो 2 के लिए हम लोग बिटवीन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन सही होगा इनमें से वो आपको चूज़ करना है। तो इसमें दिया गया है कि द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बर्ड लेफ्ट मी डैश ग्रेटफुल। कौन सा होगा सही सेंटेंस, फीलिंग, हैविंग फेल्ट, फेल्ट या फेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फीलिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर। अब यहाँ पे जो ये कन्वर्सेशन दिया गया है वो एक वेंडर और उसके कस्टमर के बीच में दिया गया है। तो इसमें से जो भी सही होगा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखो यहाँ से वेंडर, इसने यहाँ पे वेंडर ने कहा, फिर इसके बाद कस्टमर के द्वारा बोला गया है। यहाँ पे दिया गया है कि द कस्टमर आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन्ड दैट। जो कस्टमर है वो अफर्मेटिव में कहता है और एक्सप्लेन करता है। देखो कस्टमर कहाँ बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है। तो कस्टमर यहाँ से बोल रहा है तो आपका आंसर यहाँ से होगा अनलाइक। लास्ट मंथ के जगह पे क्या हो जाएगा, प्रीवियस मंथ, यहाँ प्रीवियस मंथ हो जाएगा। आई हैड के जगह पे हो जाएगा ही हैड बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम, और दिस मंथ के जगह पे दैट मंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला आपका आंसर यहाँ पे देख लो, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ पे भी आपको जो भी सेंटेंस इसमें से सही लगेगा वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है कि द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब डैश द प्राइज, फर्स्ट प्राइज। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, हैज़ वॉन, स्कूल म्यूजिक क्लब हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 11 में देखो यहाँ पे फिर से आपको फिल करना है, इसको पढ़ना है, फिल्स करना है। तो जब यहाँ पे दो वर्ड्स आ गया, मतलब एक, दो या दो ज़्यादा रहता है, तो हम इसमें कॉल्स तो लगा नहीं सकते हैं, तो इसमें कॉल आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। अब यहाँ पर भी एक नोट करके ये जो दिया गया है इसमें से भी आपको जो भी एरर है वो चूज़ करना है और जो करेक्शन है वो लिख देना है। तो इसमें जो एरर है वो विल होगा, विल के जगह पे हम यहाँ पे शुड प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से विल लिख देना है और यहाँ पे शुड कर देना है। ठीक है, तो ये जो ग्रामर के क्वेश्चन थे सारे हमने आप लोग को करवा दिए हैं। नेक्स्ट आगे मैं आप लोग को ग्रामर सेक्शन के बाद जो राइटिंग सेक्शन है इसके चलिए क्वेश्चन आंसर्स को समझाता हूँ। सो नेक्स्ट आगे अब यहाँ पे राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। राइटिंग सेक्शन से आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग रहेगा, लेटर लिखने के लिए, और दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा इसमें आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने के लिए दिया हुआ रहेगा। दोनों में और करके एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही बनाना है। अब जैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये लेटर से पूछा गया है। क्वेश्चन को समझते हैं। दिया गया है एज वैशाली नथनी ऑफ 214 इंद्रियानी अपार्टमेंट्स वैशाली स्ट्रीट दायपुर। देखो यहाँ से 214 से लेके ये जो दायपुर है ये क्या दिया गया है, वैशाली नथनी का एड्रेस दिया गया है। तो आपको यहाँ पे खुद को वैशाली नथनी समझना है कि आप ही हो। तो यू बिलीव्ड दैट फॉर्मिंग इकोलॉजी क्लब्स एंड अपॉइंटिंग इको माइंडर्स इन योर सिटी कैन एड इन द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आप इकोलॉजी क्लब्स फॉर्म करने में बिलीव रखते हो और आप इको माइंडर्स अपॉइंट करना चाहते हो अपने सिटी में, ताकि नेचर को आप प्रिजर्व और कंजर्व रख सको, जिसके लिए आपको यहाँ पे लेटर लिखने के लिए बोला गया है। आप एमएलए को लेटर लिख रहे हो, अपने एरिया के एमएलए को लेटर लिख रहे हो। कितने वर्ड्स में, 120 वर्ड में, जिसमें आप सजेस्ट करोगे इस प्रकार के क्लब्स का कि ये हम क्यों बना रहे हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस है, इसे किस प्रकार से हमारा इकोसिस्टम प्रोटेक्ट रह सकता है। तो ये सब सारा आप उस लेटर में सजेस्ट करोगे एमएलए को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एड्रेस लिखते हैं। जो ऊपर में आपको हमने एड्रेस दिखाया था शुरू में, वो एड्रेस हम यहाँ पे डाल दिए। फिर जिस दिन आप लेटर लिखोगे वो वाला डेट यहाँ पे डाल देना है। लेटर किसको लिख रहे हैं, एमएलए को, तो एमएलए की लिख दिए द एमएलए। इसके बाद एमएलए का हमें पता भी तो डालना है। तो ये पता आप कौन सा डालोगे, तो अपने एरिया के ही एमएलए को आप लेटर लिख रहे हो, तो कोई भी किसी अपने आसपास के एरिया का आप पता यहाँ पे डाल सकते हो। अच्छा, सब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इकोलॉजी क्लब्स फॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हम सजेस्ट कर रहे हैं एमएलए को। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं, सजेशन रिगार्डिंग द नीड टू फॉर्म इकोलॉजी क्लब्स। इकोलॉजी क्लब्स फॉर्म करने के क्यों ज़रूरी है, तो वही हम सजेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैडम लिख दिए या सर लिख दिए, इस प्रकार से हम लिखेंगे।
अब हम स्टार्टिंग इस प्रकार से करेंगे कि दिस लेटर इज रिटन टू एक्सप्रेस माई कॉन्सर्न अबाउट द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इन आवर सिटी एंड सजेस्ट अ सॉल्यूशन दैट आई बिलीव्ड कुड हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग नेचर। तो ये लेटर हम लिख रहे हैं ताकि कॉन्सर्न कर सकें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को जो कि हमारी सिटी में हो रहा है, जिसमें हम उसके सॉल्यूशन को बताएंगे, जिससे कि मैं बिलीव रख सकता हूँ कि इससे जो नेचर है वो प्रिजर्व या कंजर्व रख सकते हैं हम इसको इस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। आई बिलीव दैट फॉर्मिंग इकोलॉजी क्लब्स एंड अपॉइंटिंग इको माइंडर्स इन आवर सिटी कैन एड इन द इंडिवर। तो मैं विश्वास रखती हूँ कि इकोलॉजी क्लब्स बनाने से या फिर इको माइंडर्स को अपॉइंट करने से हमारी सिटी में जो ये इकोसिस्टम की ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है। इस प्रकार से देखो यहाँ पे पूरा आप आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको एक एक लाइन को पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो। यहाँ पे आपको आंसर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि हमें 120 वर्ड्स में ही लिखना है। तो ऐसा नहीं कि आप 100 वर्ड में या फिर 110 वर्ड में लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमने यहाँ पे आंसर्स को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया है ताकि आप अगर कोई लाइन आप अगर छोड़ भी देते हो तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे जो भी सही लगेगा आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हो। आपको ऐसा समझना है कि आप एक इकोलॉजी क्लब्स बना रहे हो, उसके क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, आपको वही वाला इम्पोर्टेंस जो है यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। और लास्ट में इस प्रकार से बस लिख देना है कि मैडम यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर दिस सजेशन टू इंश्योर बेटर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड योर सिंसियरली, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। इस प्रकार से साइन करने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम लिख देना, ठीक है। तो बस यही हो गया। ये लेटर था जो कि हमने एमएलए के पास लिखा। अब सेकेंड जो और करके जो लेटर रहेगा ना, वो आपको एडिटर के पास लिखने के लिए दिया हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। सो क्वेश्चन दिया गया है, एज अरमान खान द स्कूल लिटरेरी कैप्टन ऑफ उज्जवल एकेडमी ओल्ड सिटी किलादराबाद, you believe that languages can help bridge regional divides and promote unity। सपोज कर लो कि आप अरमान खान हो, जो कि आप स्कूल लिटरेरी कैप्टन हो उज्जवल एकेडमी के। यहाँ पे जगह का नाम दे दिया गया है कि किलादराबाद ओल्ड सिटी के में ये उज्जवल एकेडमी है। आपका मानना है कि लैंग्वेजेस जो होता है इससे यूनिटी आती है, तो आप लैंग्वेजेस को आपको प्रमोट करना है, जिसके लिए आपको लेटर लिखने के लिए बोला गया है नेशनल डेली एडिटर के पास 120 शब्द में, जिसमें आप क्या सजेस्ट करोगे एडिटर को? आप सजेस्ट करोगे कि आप एक ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हो, जिसको मैनेज करेंगे या फिर चलाएंगे स्टूडेंट काउंसिल्स और लैंग्वेज क्लब्स। सिटी के जो लैंग्वेज क्लब्स हैं और स्टूडेंट काउंसिल्स हैं, तो वो इसको चलाएंगे। तो ये क्यों चलाएंगे, इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, इससे किस प्रकार से लोगों को मदद मिल सकती है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, आपको इस लेटर में डालनी है। तो सबसे पहले हमने अपना यहाँ पे जो भी नाम था उज्जवल एकेडमी ओल्ड सिटी किलादराबाद, जो भी एड्रेस वगैरह था वो डाल दिए। इसके बाद जो डेट है, किस दिन हम इस लेटर को लिख रहे हैं, वो डेट डाल देंगे। एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं, ये डाल देंगे। कोई भी एक समाचार पत्र का आपको नाम लिख देना है और फिर से यहाँ पे वही जो एड्रेस है आप किस जगह से लिख रहे हो एडिटर को लेटर, आपको यहाँ पे वही वाला लिख देना है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में हम लोग इस प्रकार से लिख दिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम्स। तो ये हम शुरू कर रहे हैं, तो इसी वजह से हमने लिखा हुआ है। अब बस आपको इसका इम्पोर्टेंस लिखना है और लोगों को ये किस प्रकार से ये लर्निंग प्रोग्राम हेल्प मिल सकता है उसके बारे में आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो बस स्टार्टिंग में हम लोग इस प्रकार से करना है कि डियर सर, As someone who believes that languages can help bridge regional divides and promote unity, जैसा कि ऊपर में हमने पढ़ा था कि लैंग्वेजेस से यूनिटी प्रमोट होती है, यूनिटी आती है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब आगे दिया गया है कि आई एम राइटिंग टू सजेस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम इन आवर सिटी टू हेल्प द रिसेंटली रिलोकेटेड रेसिडेंट्स एस्टैब्लिश अ हेल्दी रैपोर्ट विद द लोकल रेसिडेंट्स एंड प्रोमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पर दिया गया है कि मैं ये आपको लेटर लिख रहा हूँ ताकि आपको मैं सजेस्ट कर सकूँ कि ये जो हम ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हमारी सिटी में, तो इससे जो
दूसरे लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं तो उनके साथ हम संबंध सही से बना सके, हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि बस जो इम्पोर्टेंस वगैरह है, लोगों किस प्रकार से हेल्प मिल रहा है, वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो जैसा कि ऊपर में हमने बोला कि हमने थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। आप चाहो तो इसमें से कोई पॉइंट चाहो तो लगेगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसको हटा सकते हो। और बस नीचे आपको इस प्रकार से लिख देना है योर्स ट्रूली या फिर योर्स सिंसियरली, और बस सलमान खान जो कि ऊपर में नाम दिया गया था वही वाला यहाँ पे लिख देना है। ये साइन कंपलसरी नहीं होता है। तो बस ये सेकंड क्वेश्चन हो गया जो कि लेटर से था। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक ही आपको बनाना है। सो क्वेश्चन दिया गया है ए टेसरिंग। ये देखो टेसरिंग एक नाम है, याद रखना, ऑफ क्लास 10th, जो क्लास 10th में है, इज कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर स्कूल कैप्टन, जो कि भाग लेना चाह रहा है जूनियर स्कूल के कैप्टन के लिए इन द अपकमिंग स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन, जो कि आने वाला स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस है उस वहाँ पे। तो गिवन बिलो इज हर कैरेक्टर ट्रेट्स ग्राफिक शेयर्ड इन द पब्लिक डोमेन। तो इसको लेके यहाँ पे टेस्टिंग को लेके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो कैसा है। जैसे वो एक एवरेज एकेडमिक परफॉर्मर है, उसका वर्क हार्डर है जिससे कि वो गोल को अचीव कर सके। इस प्रकार से कई सारे यहाँ पे पॉइंट्स इस टेस्टिंग को लेकर दिया गया है। सो यहाँ पर दिया गया है कि आप टेस्टिंग के फ्रेंड्स हो तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स में, जिसमें आपको या तो टेस्टिंग को सपोर्ट करना है या तो फिर आपको अपोज करना है। तो आप अगर उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि उसको कैप्टन के रूप में देखो, जो कि हिस्सा ले रहा है, वो कॉन्टेस्ट ले रहा है, तो आप उसके सपोर्ट में कुछ भी लिख सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि आप उसके अपोजिशन में लिखो तो आप उसके अपोजिशन में भी लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज़ किया गया है क्वेश्चन में कि आपको दिया गया है कि आपको स्टार्ट किस प्रकार से ये एनालिटिकल पैराग्राफ करना है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा ना तो सबसे स्टार्टिंग में आपको यही वाला लिख देना है। ठीक है। और आपको एंड किस प्रकार से करना है तो ये वाला आपको एंड में लिखना है। सबसे नीचे ये लिखोगे सबसे ऊपर, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर, तो देखो यहीं से हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे देख लो टेस्टिंग कैंडिडेचर के जो सपोर्ट है, सपोर्ट में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आप किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली किसी को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी तारीफ लिखनी होगी। सो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वोटर आई बिलीव टेसरिंग प्रोसेसेस द नेसेसरी ट्रेड्स टू बी एन एक्सीलेंट स्कूल कैप्टन। जो टेसरिंग है वो एक अच्छा स्कूल कैप्टन बन सकता है। हर डिसिप्लिन्ड स्टडी रूटीन एंड हार्ड वर्क इथिक इंडिकेट हर एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज हर टाइम इफेक्टिवली। उसकी डिसिप्लिन, स्टडी रूटीन, हार्ड वर्क ये दिखाता है कि उसमें एबिलिटी है कि वो टाइम को मैनेज कर सके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसकी जो भी अच्छाइयाँ थी उसको हमने लिखी है। ठीक है, उसके सपोर्ट में हमने लिख दिया है। तो आप चाहो तो यहाँ से इतना देखो, हमने यहाँ पे काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, 120 वर्ड्स में आपको लिखना है दोनों मिला के। तो पहला ही अगर आप ये देखोगे ना सपोर्ट में, तो यही आपको 120 वर्ड्स में या फिर 100 वर्ड्स में देखने को मिलेगा। तो इतना बड़ा लिखना ज़रूरी नहीं है। आप चाहो तो जो भी हमने लिखा उसका आधा भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको टेस्टिंग के अपोजिशन में भी कुछ लिखना है। आपको इसकी बुराइयां लिखनी है कि क्यों आप नहीं देखना चाहते हो टेस्टिंग को एज अ कैंडिडेट। ठीक है, क्यों नहीं चाहते हो कि आप ये कैप्टन ये रहे, तो इसके बारे में भी फिर यहाँ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों का हमने लिख दिया है। जैसे ऐसे समझ लो ना कि आप नहीं चाहते हो कि कोई कैप्टन बने, आपको उसमें कुछ कमी महसूस हो रही है, तो बस वही लिखना है क्या क्या आपको कमी महसूस हो रही है। आपको अगर कुछ अच्छाइयाँ लिखती है तो उसके सपोर्ट में लिख दो, अगर कुछ कमी लगती है तो उसके अपोजिशन में लिख दो। बस वही है यहाँ पे क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट आगे एक और करके क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। दिया गया है एज द कैप्टन ऑफ द स्कूल्स कल्चरल क्लब यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टडी द गिवन आइटनरी प्रोवाइडेड बाय अ टूर ऑर्गेनाइजिंग वेंडर। दिया गया है कि आप किसी स्कूल कल्चरल क्लब के कैप्टन हो और आपको एक आइटनरी प्रोवाइड किया गया है, यानी कि यात्रा कार्यक्रम, कहीं आप जा रहे हो उसका एक प्रोग्राम आपको दिया गया है किसी वेंडर के द्वारा। और ये जो प्रोग्राम है इसमें दिया गया है कि 3 नाइट 2 डे का एक एजुकेशनल टूर है
फॉर सीनियर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। जगह का नाम दे दिया गया है जबलपुर एंड रान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इससे रिलेटेड, इस टूर से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई है, जैसे कि ये टूर जो है वो बस से जाएगी। इसमें 4 लोग एक साथ बैठेंगे। हर 20 स्टूडेंट्स के लिए एक स्टाफ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ज़रूरी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे डांस पार्टी का भी प्रोग्राम है 22 नवंबर को। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, और इसको लेके एक यहाँ पे चार्ट भी दिया गया है कि टूर कब से कब तक किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे जो लोग जाएगा वो सब सारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, किस जगह पे कितने देर रुकेंगे ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पे दिया गया है कि एनालाइज दिस आइटनरी, तो इसको एनालाइज करना है। ये जो प्रोग्राम दिया गया था टूर का, ये टूर का एक प्रोग्राम है, इसको एनालाइज करना है। और आपको लिखना है कि आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है, जिसमें आपको बताना है कि ये जो आपको दिया गया एक वेंडर के द्वारा, तो इसको आप अप्रूव करना चाहते हो या फिर रिजेक्ट करना चाहते हो। अगर अप्रूव कर रहे हो तो क्यों अप्रूव कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, कोई तो रीज़न होगा रिजेक्ट करने का। तो वही आपको लिखना है, या तो अप्रूव के लिए लिखना है या तो रिजेक्ट के लिए। तो आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करना है कि ए थ्रू एनालिसिस ऑफ द आइटनरी प्रोवाइडेड बाय द टूर ऑर्गेनाइजिंग वेंडर रिवील्स दैट द टूर प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख दोगे कि मैं टूर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, रिजेक्ट करोगे तो आप लिखोगे इस प्रकार से कि रिजेक्ट कर रहा हूँ, और लास्ट में आपको बस इस प्रकार से लिख देना है। पूरा आंसर से यहाँ देख लो। सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्टिंग, आप प्रोपोजल को अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप किस प्रकार से लिखोगे, तो शुरू का जो लाइन ऊपर में पड़ा वही वाला हमने यहाँ से यहाँ तक पहले लिख दिया। देखो क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है, हमने एक लाइन वही लिख दिया। अब आगे लिख दिए कि इट इज़ वेल प्लान्ड एंड इंक्लूड्स अ एरे ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ फॉर दी स्टूडेंट्स। तो इस टूर में एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, इस वजह से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भाई आपने एक्सेप्ट किया है तो रीज़न तो देना पड़ेगा ना कि आपने क्यों एक्सेप्ट किया, आपको क्या अच्छाई लगी इस टूर के लिए। द इनकल्शन ऑफ विजिट टू भरवाताल गार्डन, वेदाघाट, धुंधर फॉल्स, मार्बल रॉक्स केबल कार टूर एंड रानी दुर्गावती म्यूजियम ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट नेचर, हिस्ट्री एंड आर्ट। तो ये सब कुछ जगह के नाम दिए गए हैं जिसके जाने से, उस जगह पे जाने से उसके हिस्ट्री, नेचर और आर्ट के बारे में स्टूडेंट्स को समझ आ सकेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए देखो डीजे पार्टी का भी आयोजन किया गया है ताकि इंजॉयमेंट हो सके। तो ये सब सारा हमने एक्सेप्ट करने के पीछे का जो रीज़न है वो डाल दिया है। अच्छा, रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो रिजेक्ट करने के पीछे का भी आपको यहाँ पे कुछ रीजन्स दे दिए गए हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वाइल द टूर इंक्लूड्स वेरियस एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वी हैव कंसर्न अबाउट द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर दिया गया है कि टूर पर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, तो स्टूडेंट के सेफ्टी को लेकर ना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के दौरान उनको चोट लग जाए, तो सेफ्टी को लेके मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस वजह से रिजेक्ट कर रहा हूँ। और क्या रीजंस है, तो यहाँ पे और भी रीजंस हमने मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि ये जो टूर होगा इसमें डीजे पार्टी का भी आयोजन किया गया है। तो एजुकेशनल टूर में डीजे पार्टी हो ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो रिजेक्टिंग मैं कर रहा हूँ, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से मुझे जो भी सही लगा हमने डाल दिया है। आप अपने तरीके से भी जो रीज़न है वो डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ये भी दिया गया है कि ये जो जर्नी है वो काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो लंबा जर्नी चलने की वजह से हो सकता है कि स्टूडेंट्स को इससे थकावट हो जाए और उसके एजुकेशन पर भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस ये राइटिंग सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस थे कंप्लीट हो गए। एक लास्ट सेक्शन हम लोग का बच गया लिटरेचर। चलो लिटरेचर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को अब मैं आपको यहाँ पे एक एक करके समझाता हूँ। सो देखो लिटरेचर सेक्शन से ना आपके एग्जामिनेशंस में 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 40 मार्क्स का रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर से रहेगा और 40 मार्क्स का लिटरेचर से रहेगा। तो लिटरेचर का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले आपको 2 एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, उन दोनों में से कोई भी एक ही एक्सट्रैक्ट आपको बनाना है, जिसमें से यहाँ पे देख लो ये पहला एक्सट्रैक्ट है, इसके बाद एक और करके और भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक ही बनाना है। तो खैर अभी हम दोनों क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे, एक एक करके इसके आंसर्स को समझेंगे। देखो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ये द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ये एक चैप्टर है
इंग्लिश का अगर हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ हो, अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसी का ये एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्सट्रैक्ट को पहले मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं आपको समझा दूंगा। सो दिया गया है कि द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पुपा। मतलब ये जो सेंटेंस है ना, ये कहा कौन है, ये कहा है सेंटेंस डॉक्टर उर्कहर्ट ने। वो बहुत ही एक सिंपल से क्वेश्चन का उनको आंसर चाहिए होता है। कौन से क्वेश्चन का आंसर? तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पुपा। मोनार्क पुपा में जो 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं तो उसके क्या पर्पस हैं। मोनार्क पुपा, यहाँ पे आप फिगर देख लो, इसमें इस प्रकार से 12 गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, इसका क्या पर्पस है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर्स बस डॉक्टर उर्कहर्ट को चाहिए होता है। तो जो इब्राइट है, इसमें 2 साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है, इसे पूरा स्टोरी जो है वो इब्राइट पे ही बेस्ड है। तो जो इब्राइट है वो कहते हैं कि सभी का मानना है कि ये जो गोल्ड स्पॉट्स है ना, ये बस सजावट के लिए है। लेकिन डॉक्टर उर्कहर्ट जो है वो बिलीव नहीं करते हैं, उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, तो कारण खोजो। तो देखो अब इसका आंसर ढूंढने के लिए क्या होता है, दिखाया गया है टू फाइंड द आंसर इब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस। तो इसका आंसर्स को जानने के लिए कि वो 12 गोल्ड स्पॉट्स क्यों होते हैं, इसके लिए वे क्या करते हैं, इब्राइट और कुछ और भी साइंस के स्टूडेंट्स मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं। और डिवाइस बनाकर ये पता लगा भी लेते हैं कि वो जो स्पॉट्स है ना, वो बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए, बटरफ्लाई का डेवलपमेंट के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है। तो उससे उन स्पॉट से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, तो वो ज़रूरी है बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए। तो वो स्पॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बटरफ्लाई के लिए। ठीक है, तो देखो डिवाइस के ज़रिए पता भी कर लिए। अब ये जब उन्होंने पता कर लिया इस डिवाइस को बना के, तो इस प्रोजेक्ट के वजह से जो इब्राइट होता है उसको फर्स्ट स्थान मिलता है, पहला स्थान मिलता है काउंटी फेयर में, एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस, और साथ ही वो इंटरनेशनल साइंस में उनका एंट्री हो जाता है। ठीक है, और साथ ही इंजीनियरिंग फेयर में, और वो तीसरा प्राइज़ भी जीतते हैं जूलॉजी में। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द इंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो इस एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वाल्टर रीड आर्मी, तो यहाँ पे इंटोमोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जहाँ पे इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, वहाँ एक लेबोरेटरी है। तो उस पर जो होता है इनको काम भी मिलता है, काम करने का एक चांस भी मिलता है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलो इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस अबाउट डॉक्टर उर्कहर्ट फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है जिसको लेके एक राय आपको देना है। जैसे कि इब्राइट कहता है ना कि वो जो गोल्ड स्पॉट्स हैं, 12 गोल्ड स्पॉट्स, वो सिर्फ शो के लिए है, वो सिर्फ सजावट के लिए है। तो डॉक्टर उर्कहर्ट ने विश्वास नहीं किया था, ऊपर में ही हमने बताया था। तो ये डॉक्टर उर्कहर्ट के बारे में क्या बताना चाह रहा है, आपको एक राय देना है, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो डॉक्टर उर्कहर्ट है वो एक क्यूरियस टाइप के, एक ओपन माइंडेड साइंटिस्ट हैं। सेकेंड पॉइंट है ही वाज नॉट कॉन्टेंट टू सिंपली एक्सेप्ट कॉन्वेंशनल विजडम। मतलब वो किसी भी बात को तुरंत विश्वास नहीं कर लेंगे, उनको प्रूफ चाहिए। उनका मानना है कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, तभी ये है, वरना नहीं होगा। तो हर मतलब किसी भी चीज़ को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर उर्कहर्ट के बारे में आप 2 इन्फ्रेंस लिख सकते हो। अब आगे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है, जिसको लेके यहाँ पे दिया गया है कि ए से डी तक नीचे में 4 कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, पढ़ना है और बताना है कि ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है। तो देखो ये एक्सट्रैक्ट से इन सेंटेंसेस का ना कोई लेना देना नहीं है, इसको डायरेक्टली आपको आपके अंडरस्टैंडिंग पे ये बेस्ड है। तो ये आप पढ़ोगे तो इसमें सच्चाई नज़र आएगा। ठीक है, अच्छे से अगर एक्सट्रैक्ट को आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही बोला गया है। तो इसमें ट्रू आप लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और आंसर में बस ट्रू लिख देना है।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, इब्राइट्स अप्रोच टुवर्ड्स फाइंडिंग द पर्पस ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पुपा वाज हाईली इफेक्टिव। जैसे कि इब्राइट ने जब जवाब दिया था कि वो गोल्ड स्पॉट्स जो है वो तो बस सजावट के लिए है, तो बाद में जब उरकहट ने बिलीव नहीं किया तो फिर बाद में उन्होंने एक डिवाइस फाइंड किया, डिवाइस बनाया। तो डिवाइस बनाने के बाद उनको प्राइज़ वगैरह भी मिला। तो इसी को लेके ना आपको इलोबरेट करना है, 40 वर्ड्स में लिखना है अपने में, मतलब किस प्रकार से क्या क्या हुआ, वही स्टोरी आपको बस लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि इब्राइट्स अप्रोच वर हाईली इफेक्टिव, जो उसने डिवाइस बनाया वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहा इन फाइंडिंग द पर्पस ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पुपा बाई बिल्डिंग अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वेयर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन्स नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। जैसे कि हमने ऊपर में बताया कि वो जो डिवाइस है उससे पता वो लगा सके कि जो हार्मोन्स, वो जो गोल्ड स्पॉट्स है उससे हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यही आपको लिख कर आ जाना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच फ्रेज would correctly substitute a chance in the given sentence from the extract। अब एक्सट्रैक्ट में एक चांस ये वर्ड आया था, तो इस चांस के जगह पे आप और क्या दूसरा वर्ड लिख सकते हो, आपको साइनोनाइम्स मतलब लिखना है। ठीक है, साइनोनाइम्स लिखना है, मतलब सिमिलर वर्ड लिखना है चांस के जगह पे। जैसे आप अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे हम चांस के जगह पे एन अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते हैं। आंसर में बस एन अपॉर्चुनिटी लिख देना है। अब देखो इसी का एक और करके क्वेश्चन दिया गया है। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हम लोग का सबसे लास्ट जो चैप्टर है ना, द प्रपोजल फर्स्ट फ्लाइट का, तो वहाँ से ये वाला एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको करते हैं, क्योंकि अगर फिर अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ने जाएंगे तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर समझा देंगे। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बस चैप्टर को एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न वाई लोमोव थिंग्स मस्ट मैरी। इसमें से कौन सा सही रीज़न नहीं है जिससे कि ये पता चलता है कि लोमोव अब शादी करना चाहता है। तो लोमोव 35 ईयर्स का हो गया, तो ये एक रीज़न है, इसे वो तो चाहता है शादी करना क्योंकि 35 ईयर्स का हो गया, तो ये तो रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो रीज़न है, जो नहीं रीज़न है वो बताना है। बी है कि ही सफ़र्स फ्रॉम पैलिपिटेशंस, मतलब उसको घबराहट होता है, तो ये भी रीज़न सही है। सी है कि ही इज़ एक्साइटेबल एंड ईजिली अपसेट, ईजिली अपसेट हो जाता है, एक्साइटेबल है, वो भी सही है। एंड डी है कि ही इज़ इन लव विथ नटालिया, तो वो नटालिया से लव करता है। ये जो स्टेटमेंट है ना ये गलत है, ये सही रीज़न नहीं है कि लोमोव शादी करना चाहता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम लोग का जो राइट आंसर है वो यही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा गया है कि वाई इज़ इट फेयर टू से दैट लोमोव स्टोन व्हेन ही सेज व्हाट मोर डू आई वांट। मतलब लोमोव ऐसे कहता है कि और मुझे क्या ही चाहिए। ये एक क्वेश्चन वो खुद से करता है कि और मुझे क्या ही चाहिए, मन ही मन बड़बड़ाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपको 40 वर्ड में लिखता है। तो ऐसा वो इसलिए सोचता है, इसलिए बोलता है, मन ही मन सोचता है कि मुझे और क्या ही चाहिए, क्योंकि ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट नटालिया इज़ अ सूटेबल मैच फॉर हिम। नटालिया उसके लिए सूटेबल मैच है, खुद को कन्विंस करता है। बट द सेम टाइम ही सीम्स टू बी स्ट्रगलिंग विद डाउट्स एंड फियर्स, लेकिन उसको डर भी लगता है, वो स्ट्रगल भी फील करता है और डर भी लगता है, डाउट भी होता है कि नटालिया सही है, मतलब वो खुद भी ऐसा करके सोचता भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके आंसर्स को लिख सकते हो। अब चलो नेक्स्ट आगे इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया, इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं, जो सही है वो आप लोग को इसमें से चूज़ करना है। तो अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो सेंटेंस है वो सही है, बाकी ये दोनों गलत है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है ना, एक बार चैप्टर पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े हुए होगा तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। हालांकि चैप्टर लास्ट में है तो थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है कि अभी आप नहीं पढ़े हो, आगे चल के आप पढ़ ही लोगे। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इफ़ एन एक्टर वेयर टू इनैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट व्हाट वुड ही बी रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन वाइल मॉड्यूलेटिंग हिज वॉइस। क्वेश्चन दिया गया है कि मान लो कि कोई एक्टर इस एक्सट्रैक्ट का अभिनय कर रहा है, तो उसको किस बात का ध्यान रखने का ज़रूरत है।
तो उसको ज़रूरत होगा कि लोमों का जो नर्वसनेस है और जो एक्साइटमेंट है ना, वो सही से दिखे। उसको इस बात का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7, जो कि ये भी एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, लेकिन ये जो एक्सट्रैक्ट है ये पोयम बेस्ड है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन होगा जिसमें से कोई एक ही आपको बनाना है। अब ये जो पोयम दिया गया है ये फायर एंड आइस से दिया गया है, और ये पोयम कहीं ना कहीं सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो इसमें से ये जो पेरिस वर्ड है इसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना, और आपने पोयम में ये पढ़ा ही होगा कि इस पोयम में आइस को हेटर्ड के साथ कंपेयर भी किया है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हेन द स्पीकर सेज दैट आइस कुड ऑल्सो ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ही रेफर्स टू। तो आइस को किसके साथ रेफर किया है? हेटर्ड के साथ। तो आंसर हेटर्ड लिख देंगे। ऐसे और भी बहुत सारे कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सही और करेक्ट होगा ना वो हेटर्ड होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, व्हाट डज द स्पीकर्स अलाइनमेंट विथ दोज हु फेवर आइस सजेस्ट। क्वेश्चन में दिया गया है कि वैसे लोग जो आइस को फेवर करते हैं, यानी कि जो हेट को फेवर करते हैं, तो उसके लिए स्पीकर ने क्या सजेस्ट किया है? तो स्पीकर ने ये सजेस्ट किया है कि दे हैव सीन द डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ लैक ऑफ एम्पैथी एंड इमोशनल कनेक्शन। यानी कि बहुत ही जल्दी वे डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे, डिस्ट्रक्टिव नतीजे से देखेंगे, जिसमें जो हमदर्दी होगी वो ख़त्म हो जाएगा और इमोशनल कनेक्शन भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स। इसमें से कौन सा सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया गया है द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स डिस्ट्रक्शन काउज्ड बाई आइस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिस्पेक्टफुल। क्वेश्चन नंबर 4 है, कमेंट ऑन द पोएट्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइन्स। तो जो ऊपर में आपने लाइन्स देखा पोयम का, तो उसमें किस प्रकार का लैंग्वेज यूज़ किया गया है उस पर कमेंट करना है। तो जो लैंग्वेज इस पर यूज़ किया गया है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द वर्ड्स एंड फ्रेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड। जो वर्ड्स जो फ्रेज है वो समझने में बहुत ईजी है। एंड द पोएम्स इज़ रिटन इन कन्वर्सेशनल टोन। और जो पोयम है वो कन्वर्सेशनल टोन में लिखा गया है। अब देखो और करके यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये पोयम फॉग से लिया गया है। ओके, चलो इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी यहाँ फटाफट देख लेते हैं। सो क्वेश्चन दिया गया इसमें फर्स्ट है, इन व्हाट वेज डज द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस पोयम चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियाज़ ऑफ व्हाट पोइट्री शुड बी। तो ये जो पोयम है फॉग, इसमें किस प्रकार का लैंग्वेज यूज़ किया गया है? तो अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि जो पोइट्री होती है उसमें कॉम्प्लेक्स राइम स्कीम्स या फिर मेटाफॉर्स ये यूज़ होता है, लेकिन इस पोयम में सिंपल एवरीडे लैंग्वेज जो है वो यूज़ किया गया है, जिससे कि विविड पिक्चर भी क्रिएट होता है रीडर्स के माइंड में और पावरफुल मूड भी क्रिएट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूज़ ऑफ द वर्ड लिटिल। इस पोयम में लिटिल वर्ड यूज़ किया गया है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसको हमें 40 वर्ड्स में लिखना है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, द वर्ड लिटिल यूज टू डिस्क्राइब द फॉग इन द पोयम। इसमें जो लिटिल वर्ड यूज़ किया गया है इस फॉग पोयम में, ये सजेस्ट करता है द सटल एंड क्वाइट नेचर ऑफ द फॉग। यानी कि सूक्ष्म और शांत प्रकृति का इस फॉग में जिक्र किया गया है, मतलब सजेस्ट किया गया है। द वर्ड लिटिल ऑल्सो इवोक्स, जो ये लिटिल वर्ड है ये भी उदाहरण देता है कि ए सेंस ऑफ इनोसेंस एंड वुलनरेबिलिटी, यानी कि असुरक्षा का भी ये एक उदाहरण देता है। जैसा कि फॉग इज़ अ हार्मलेस क्रिएचर मूविंग थ्रू द सिटी, जैसे कि मान के चलो जो फॉग है वो एक हार्मलेस क्रिएचर की तरह जो है हमारी सिटी की ओर आ रहा है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द सेंटेंस। चलो यहाँ पे ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द लाइन्स फ्रॉम द पोयम टेल अस द सिटी इज़। देखो पोयम में एक सिटी का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो इसमें से किस प्रकार का सिटी होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जैसे हार्बर एंड सिटी बोला गया है, तो हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। तो बंदरगाह ये किससे कोरिलेटेड होगा? तो कोस्टल से होगा। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस पोयम में किस प्रकार की इमेजनरी का यूज़ किया गया है। तो इस पोयम में विजुअल इमेजरी का यूज़ किया गया है, इसको आप एनिमल इमेजरी भी कह सकते हो। दोनों में से कोई भी आप लिखोगे आपको आंसर
आपका जो आंसर है वो सही होगा। चलो नेक्स्ट, अब आगे का यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 में से कोई भी 4 बनाना है और 40 से 50 वर्ड में लिखना है। हालांकि आंसर्स हमने थोड़े से बड़े लिखे हैं, बाकी आप चाहो तो इसको और छोटा करके लिख सकते हो। सो क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट नंबर कि जस्टिफाई द ओपिनियन दैट द ट्रेडिशनल बेकर एंड हिज ब्रेड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक ऑफ गोवन सिटी। यानी कि जस्टिफाई करना है अपने ओपिनियन के साथ कि जो ट्रेडिशनल बेकर है और जो ब्रेड है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कल्चरल और सोशल फैब्रिक मतलब गोवन सिटी में, तो इसको जस्टिफाई करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया से पूछा गया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो पढ़ोगे तो समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। आंसर है कि द पोर्टुगीज इंट्रोड्यूस देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड टू गोवा, दे लेफ्ट। देखो, जो पोर्टुगीज है उन्होंने ब्रेड का जो लोव्स है वो शुरू किया था गोवा में। दे लेफ्ट, जिन्होंने शुरू किया था वो तो चले गए, बट द ब्रेड मेकर्स रिमेंड, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। एंड देयर एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि पहले का जो टेस्ट है वो आज भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। आगे है द बेकर्स ब्रेड वाज नॉट जस्ट अ फूड आइटम। जो बेकर्स की जो ब्रेड है वो सिर्फ फूड आइटम ही नहीं था, सिर्फ खाने की चीज़ें नहीं थी, बट इट वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गोवन एंड कल्चर। वो गोवा में रहने वाले लोगों का एक एसेंशियल पार्ट हुआ करता था और कल्चर का भी। ठीक है, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि बेकर वुड सेल हिज ब्रेड बाय गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस। जो बेकर थे वो घर घर जाकर ब्रेड को सेल किया करते थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। कोई अगर 1-2 भी लिखोगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ा नहीं लिखना है, 40 से 50 वर्ड में ही लिखना है। हमने यहाँ पे आपको 3-3 पॉइंट बता दिए हैं, कोई 2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि हाउ डज लेस्ली नॉरिस यूज विविड इमेजिनरी एंड मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज इन अ टाइगर इन द जू टू इफेक्टिवली डिपिक्ट द कॉन्फाइनमेंट एंड ऑपरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द कैप्टिव टाइगर। देखो, क्वेश्चन यहाँ पे ये जो पूछा गया है ये टाइगर इन द जू पोयम से पूछा गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार की विविड इमेजरी का यूज़ किया गया है, मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है इस पोयम में, तो वही हमें बताना है। तो आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेस्ली नॉरिस यूज विविड इमेजिनरी एंड मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज इन टाइगर इन द जू, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव दिखाया गया है। आगे फिर यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे विविड इमेजिनरी का बात किया गया है, तो इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं विविड स्ट्राइप्स एंड पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है पावरफुल इमेज, टाइगर का फिजिकल ब्यूटी का एक पावरफुल इमेज क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि जो मेटामॉर्फिकल लैंग्वेज इसमें यूज़ किया गया है, जैसे क्वाइट रैग या फिर इग्नोरिंग विजिटर्स, तो ये दिखाता है टाइगर्स के फ्रस्ट्रेशन को, उसके एंगर को। ठीक है, और लास्ट का जो 2 लाइन है ना, कौन सा 2 लाइन? तो यहाँ से यहाँ तक लास्ट का ये जो 2 लाइन है, इसमें दर्शाया गया है टाइगर के तड़प को, कि वो किस प्रकार से अगर कैद में उसको रखा जाए तो किस प्रकार से वो आज़ादी के लिए तड़पता है, उसको एक नेचुरल हैबिटेट का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो आंसर में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिवास्टेशन काउज्ड बाय द हेल स्टॉर्म रिफ्लेक्ट द सैडनेस विद इन लैंचो इन अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर तो आपने पक्का पढ़ ही लिया होगा, ए लेटर टू गॉड। तो इसमें यहाँ पे एक जो है एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, कि नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, कोई भी पत्ता नहीं बचा पेड़ में। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ख़त्म हो गया प्लांट से जो भी फ्लावर्स थे, और जो लैंचो का सूल था वो सैडनेस से भर जाता है। तो बस आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि द फैक्ट दैट नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ये सच है कि कोई भी पत्ता पेड़ में बचा नहीं। एंड द फ्लावर्स वेयर गॉन, जो भी फ्लावर्स थे प्लांट्स के वो चले गए। सजेस्ट अ सेंस ऑफ इम्पिटनेस, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? इम्पिटनेस को, कि वो ख़त्म हो गए। और एंड लॉस विच मिरर्स लैंचोस फीलिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, जिसके वजह से लैंचो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है, मतलब दुखी होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉर्न विच वाज द सोर्स ऑफ हिज लिवलीहुड इज़ पार्टिकुलरली डिवास्टिंग फॉर हिम। तो जो वो कॉर्न था वो उसके लाइफ की जीने के लिए वो एकमात्र सहारा था, एक सोर्स था, जो कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, लेंचो का सैडनेस। तो आपको आंसर में लेंचो का सैडनेस दिखाना है कि किस प्रकार से वो सैड होता है। नेक्स्ट आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि किटी वाज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एनी, इलोबरेट। किटी जो है वो ट्रस्टेड फ्रेंड है एनी का, इसी को एलोबरेट करना है। किटी क्या था, डायरी था एनी का, तो उसी में वो लिखा करती थी, उसको अपना दोस्त बनाई हुई थी, उसका नाम रख दी थी किटी। तो आंसर में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि अलाउड हर टू एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग्स फ्रीली विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कि बिना किसी डर का, बिना किसी रिजेक्शन का अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को वो लिख सकती थी डायरी में। सेकेंड है इट कुड नॉट टॉक बैक बट द एक्ट ऑफ राइटिंग एंड पर्सनिफाइंग द डायरी एज अ फ्रेंड गिव एनी अ सेंस ऑफ कंफर्ट। भले ही वो जब बात करती थी तो उधर से बात तो वो नहीं करती थी क्योंकि डायरी था, बात कैसे करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जब लिखती थी तो उसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील होता था एनी को। ठीक है, वो एक प्राइवेसी और एक सिक्योरिटी भी देती थी, उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होता था कि उसका बात कोई किसी और को बताएगा। वो उसका हंसी मजाक नहीं उड़ा सकती थी, मजाक नहीं उड़ा सकती थी, क्या लिख रही है क्या नहीं, क्या बोल रही है। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हो आंसर में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे जो दिया गया है ये द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, ये जो पोयम है यहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन दिया गया कि हाउ डज ऑगडन नेसेस द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन चैलेंज द नोशन दैट इंडिविजुअल शुड कन्फर्म टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। तो इसका जो आंसर है कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेजेंट्स बेलिंडा, जो कि एक फीमेल कैरेक्टर है, इसको इस पोयम में ब्रेव और इंडिपेंडेंट दिखाया गया है। वहीं जो मेल कैरेक्टर है इसको पोर्ट्रेट किया गया है वीकर और लेस करेजेस से। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे यहाँ पे और भी जो आंसर्स है उसको देख लो। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखोगे कि इस पोयम में प्रोमोट किया गया है आइडिया दैट एवरीवन हैज़ यूनिक टैलेंट्स, यानी कि हर किसी का एक यूनिक टैलेंट्स को, एबिलिटी को भी दिखाया गया है, उसको प्रमोट किया गया है। ठीक है, तो आंसर्स यहाँ से आप इस तरह से बना के लिख सकते हो। वैसे हमने काफ़ी ज़्यादा बड़ा लिखा हुआ है, आप इसको छोटा भी लिख सकते हो सकता है आपने सिर्फ एक पॉइंट लिखा फिर इसको लिख दिया, तो इसमें भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्योंकि जैसे हमने बात किया ना कि इसमें आपको केवल 40 से 50 वर्ड में ही लिखना है, हम यहाँ पे जो आंसर है आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं, समय का ध्यान रखते हुए हम उसको स्किप किए हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से कोई 2 ही आपको बनाना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये द फुटप्रिंट विदाउट फीट से दिया गया है। ऊपर के जो क्वेश्चन अभी आपने देखे वो फर्स्ट फ्लाइट से दिया गया था। सो क्वेश्चन दिया गया है कि द स्टोरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो ये जो क्वेश्चन है ये द ट्रम्प ऑफ सर्जरी से ही लिया गया है। तो ये जो स्टोरी है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये एक पावरफुल एग्जाम्पल है जिसमें हमें नो का एक इम्पॉर्टेंस बताता है। तो इसी को एक्सप्लेन करना है, हम कैसे कर सकते हैं कि नो का क्या इम्पोर्टेंस है इस स्टोरी के द्वारा। तो आंसर्स को यहाँ पे समझ लेते हैं। मिसेज पम्फ्रेज लव फॉर हर डॉग। मिसेज पम्फ्रे को अपने कुत्ते से बहुत प्यार था जिसका नाम था ट्रिकी। लेड्स टू द डॉग बिकमिंग सेवरली ओवरवेट एंड अनहेल्दी। तो धीरे धीरे क्या होता है कि डॉग का जो वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अनहेल्दी हो जाता है। तो जो डॉक्टर एक होता है डॉक्टर हेरोवाइट, तो वो एडवाइस देते हैं मिसेस पम्फ्रे को कि ट्रिकी को डाइट पर रखे और एक्सरसाइज करवाए, लेकिन मिसेस पम्फ्रे जो है वो मना नहीं कर पाती है एंड एब्सटेन फ्रॉम ओवर फीडिंग द डॉग। और जो कुत्ता था उसको और भी ज़्यादा जो फूड है वो देने लगती है, जिसके वजह से जो ट्रिकी होता है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनहेल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिला कि द स्टोरी दस हाईलाइट्स द फैक्ट दैट समटाइम्स, कभी कभी, द बेस्ट वे टू हेल्प समवन इज़ टू से नो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे की अगर मदद करें तो वहाँ पे हमें उसे उस चीज़ को करने से मना करना चाहिए। जैसे कि इस पोयम में ट्रिकी को उस ओवरफीड करवा दी, अगर खाने से रोकती, एक्सरसाइज करवाती तो वो हाल नहीं होता, तो वो उसके लिए तो भलाई कर रहा था ना।
तो यहाँ पे मना करना भी कभी कभी हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ यहाँ है कि किसी का हेल्प कर रहे हैं अगर हमें, तो कभी कभी हमें उसे नो भी कहना चाहिए एंड स्टीयर देम टुवार्ड्स अ बेटर पाथ, और उसे सही रास्ता की ओर ले जाना चाहिए। इवन इफ़ इट मे बी अनकम्फर्टेबल और अनपॉपुलर इन द मोमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि कभी उसके लिए जब हम उसको मना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो अनकम्फर्टेबल फील हो, अनपॉपुलर फील हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी भलाई के लिए हमें उसे मना करना चाहिए। जैसे ट्रिकी को मना किया गया कि खाना नहीं खाना है, एक्सरसाइज करना है, इन सब चीज़ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाउ डज एजुकेशन प्ले ए ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन भोलीज लाइफ। भोली के लाइफ में एजुकेशन किस प्रकार से एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले करता है, ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से होता है भोली का लाइफ। तो एजुकेशन के वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस है वो गेन होता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिसके वजह से वो समाज में सर उठा के जी पाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। एम्पावर्स हर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द चेन्स ऑफ पैट्रिचार्या एंड चूज़ हर ऑन पाथ। जैसे कि पहले क्या होता था कि मान के चलो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो पिता जो बोलेगा वही करेगा, लेकिन वही पढ़ा लिखा हो जाने के बाद वो अपना पैर पे खड़ा हो सकती है या फिर वो अपने रास्ते से चल सकती है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो क्वेश्चन है द मिडनाइट विजिटर से लिया गया है। तो यहाँ पे ये जो लिखा गया है इस पर आपको कोई भी एक कमेंट करना है, मतलब इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिख दिया है, ऐसे आप और भी बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा लिखना नहीं है, 40 से 50 वर्ड में है। तो आप ये लिख कर आ जाओगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इसमें जो डायलॉग का यूज़ किया गया है, जिसमें ऑजेबल और मैक्स के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ है, इसमें आधी सच्चाई है, कुछ मिस्ट्री है, जिसके वजह से क्रिएट होता है अस्पष्टता, मतलब एम्बिग्विटी, ये क्रिएट होता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाया गया है। तो बस इस तरह से आप लिख कर आ सकते हो। नेक्स्ट आगे ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, अब देखो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आपको ये कम से कम 14 से 15 लाइन या हो सकता है 20 लाइन में भी आपको लिखना पड़ जाए। तो इस वजह से मैं इसका आंसर तो आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये अमंडा और हिज फर्स्ट फ्लाइट, इन दोनों चैप्टर से मिला के क्वेश्चन को दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपने अगर अमंडा ये जो पोयम है ये पढ़ा होगा और हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ा होगा। हिज फर्स्ट फ्लाइट में सीगल नाम की एक चिड़िया का स्टोरी था ना, जिसमें उसकी माँ उसको उड़ने में किस प्रकार से हेल्प करती है, पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। इसी प्रकार से अमंडा में भी अमंडा की माँ के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दोनों की माँ दोनों को किस प्रकार से गाइड करती है, दोनों को किस प्रकार से दोनों का बिहेव रहता है, आपको वही लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीगल की माँ के बारे में पहले दिया गया है, सीगल की माँ सीगल के साथ किस प्रकार से ट्रीट करती है, उसको उड़ने में किस प्रकार से हेल्प करती है, तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। देन फिर इसके बाद अमंडा के माँ के बारे में यहाँ पर दिया गया है, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन दिया गया है कि सीगल की माँ और अमंडा के माँ में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर देख लो, पढ़ोगे आप समझ में आ जाएगा। हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज के साथ आंसर्स को लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट आगे ये जो क्वेश्चन नंबर बी है, और करके दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक ही बनाना है खैर आपको, लेकिन क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और द ट्रीज़, इन दोनों से मिलाकर दिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से उसमें डिस्क्रिमिनेशन को लेके चैप्टर को दिया गया है, इसी प्रकार से ट्रीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन को लेके दिया गया है। तो आपको इसी से रिलेटेड लिखना है, आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है कि आपको इस प्रकार से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे आंसर में हम यही वाला जो सेम आंसर है लिख रहे हैं, तो इसमें कुछ थीम भी है, इस थीम को लिख सकते हो, जैसे डिस्क्रिमिनेशन को लेके दोनों में, ट्री में और ये जो हमने अभी चैप्टर बताया आपको द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है उसी सब चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसमें 3 थीम है, इन तीनों थीम को लिखना है। आंसर आप यहाँ पे देख लो, फिर जो कंक्लूजन होगा वो लिख देना, लास्ट में इस प्रकार से थैंक यू लिख देना, हो जाएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 द नेकलेस से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए नंबर जो है, इसमें डायरी एंट्री आपको लिखना है। किसका?
एम लॉयजल का, मतलब आपको सिंपली एम लॉयजल का पूरा जो कैरेक्टर स्केच है वो 120 वर्ड में लिख देना है। आप चैप्टर पढ़ोगे, आप इसको बहुत ही ईजिली लिख दोगे, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा, प्रॉब्लम होगा, कमेंट करोगे, मैं किसी वीडियो में आपको इनका जो भी कैरेक्टर स्केच है वो आप लोग को बता दूंगा। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये द थीव्स स्टोरी से पूछा गया है, जिसमें आपको 120 वर्ड में आंसर लिखना है और इसमें रस्किन बॉन्ड का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो इसका भी देख लो पूरा आंसर, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आंसर्स, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस थे सैम्पल क्वेश्चन पेपर के, हमने आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर्स दिखा दिए हैं, करवा दिए हैं, समझा दिए हैं। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा, कमेंट करना, मैं किसी दूसरे पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से और भी समझा दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को अदर सब्जेक्ट के भी, जैसे कि मैथमेटिक्स का, साइंस का, सोशल साइंस का, इन सब का भी सॉल्यूशन चाहिए होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, तो कमेंट करना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।